बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। उम्मीद करते हैं जी आप लोग जाओगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। हफ्ते का आगाज़ और दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ यकीनन हुआ होगा। हम भी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी और मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। मानसून बारिशों ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तबाही मचा रखी है। रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस रावलपिंडी को कश्मीर से मिलाने वाली मेन डिफेंस रोड छठ के मकाम पर बंद हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। लैंडस्लाइडिंग से कामराथोन लिंक रोड बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर मूसलाधार बारिशों के बायस मंगला झील का पानी भी तेजी से बुलंद हो रहा है। मीरपुर की ज़िले इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया है और शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बारिशों के बायस मच और गिरदोनवाह में सैकड़ों मकानात हैं जो मुनहदिम हो गए। बोलान कौमी शाहराह के नशेबी हिस्से ज़ेर आब आने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। तूफानी बारिश से चमन में भी सैलाबी सूरत हाल है। हब डैम मुकम्मल भर गया है। स्पिलवे से पानी का खराज जारी है। माजीपुर, सोहबतपुर, फरियादाबाद और दीगर इलाकों को आफत ज़दा करार दिया गया है। उधर मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। के मुताबिक मरतूब हवाएं आज खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई हिस्सों में दाखिल होंगी, जिसके बाद 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। समुद्री तूफान की अगर बात की जाए तो वो भी महकमा मौसमियात ने बताया है कि उनके मुताबिक उसकी शिद्दत में कमी आ चुकी है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जाने के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं दुआ शकील, कराची से हबीब खान और इस्लामाबाद से समन गुल हमें ज्वाइन करेंगी। तो रुख करते हैं कराची का। हबीब, सबसे पहले बताइएगा कि तूफान जो है वो तो कराची से दूर चला गया है और मौसम कैसा है अभी वहाँ पर? बिल्कुल, देखें शहरबानो, कराची में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली तो जो बारिशें थीं उसके बाद मौसम बड़ा जो है वो सुहाना था और दूसरी जानिब जो समुद्री तूफ़ान असना था उसकी वजह से शहर में तेज़ हवाओं के जो डेरे थे वो हमने देखा कि उसकी वजह से कुछ नुकसानात का भी सामना करना पड़ा था। मगर आज पहले हफ्ते का आगाज़ है, मौसम में जो है वो यकसर तब्दीली दिखाई दे रही है। कराची में अगर आज बात करें तो सुबह से हवा जो है वो मुअत्तल है। गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी सी ज़्यादा महसूस की जा रही है आज। और इस वक्त अगर बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो शहर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन के औकात में 32 से 33 डिग्री तक जाने का जो है इम्कान जाहिर किया गया है। मगर साथ ही महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि आज भी शहर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें मोटरवे M9 है, इसके साथ बहरिया टाउन है, गडाब टाउन है, इन इलाकों में जो है वो आज भी कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। जबकि 3 और 4 सितंबर से शहर कायद में कहीं कहीं पे जो है वो फिर तेज़ बारिशें वो एक बार जो है वो फिर देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कराची में बारिशें जो गुजरी हैं उसके बाद दर्जा हरारत में खासी हद तक हमने देखा था कमी वाक़ई हुई थी। कल हमने देखा था कि कराची में गर्मी के दिनों में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अगस्त और सितंबर में हमें अमूमी तौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। तो कराची में मौसम खासा जो है वो अच्छा रहा है, मगर आज थोड़ी सी जो है वो गर्मी देखने को मिल रही है और इसकी वजह यह है कि समंदरी हवाएं काफ़ी हद तक जो है वो मुअत्तल हुई हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा महसूस की जा रही है। इतलात हैं कि कराची में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें 3 और 4 सितंबर को जो है वो कराची में बताया जा रहा है कि एक और मूनसून का स्पेल है जो कि इंडियन राजस्थान की जानिब से पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और वही कराची में एक बार फिर जो है वो बारिशें बरसाएगा। मजीद बारिशों के इम्कानात हैं। 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है। और गुज़िश्ता बारिशों में हमने एक चीज़ और देखी कि कराची में हम अमूमी तौर पर सुनते हैं कि पानी का बहरान है, तो इस बारिशों से कराची को जहाँ थोड़े से नुकसान हुए वहाँ एक ये फ़ायदा भी हुआ है कि जो कराची का हब डैम है जो कराची को एक बड़ी हद तक पानी की सप्लाई करता है, वो हब डैम जो है वो इस वक्त पानी की उसमें भर चुका है और उससे जो स्पिलवेज हैं उनको खोल दिया गया है ताकि जो उसमें पानी का खराज है उसको मुमकिन किया जा सके। ठीक है अभी आप साथ ही रहिएगा, लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। दुआ वहाँ पर मौजूद हैं। दुआ बताइएगा लाहौर में मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, आज तो लाहौर का मौसम ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई का जो सीज़न है और जो महीने वो वापस आ गया। आज इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। वैसे तो दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में ज़्यादा नमी की वजह से जो तकरीबन 80% तक रिकॉर्ड किया गया है, जो महसूस गर्मी जो हरारत है वो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड।
हम तो बिल्कुल जी खुश हो गए थे गुज़िश्ता दिनों जब अच्छा मौसम हुआ था, पंखे चलना शुरू हो गए थे, एसी वगैरह बंद हो गए थे, तो बड़े खुश हो गए थे कि चलो इस बार लाहौर में ज़रा जल्दी गर्मी सर्दियों की आमद हो जाएगी। लेकिन जी। मुझे लगता है कि सारे हमारे जो है ना वो ख्वाब धरे के धरे रह गए हैं। एक दफ़ा फिर गर्मी का जो है ना सितंबर का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं हुआ, गर्मी का जो शिद्दत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है। वैसे तो कहा जा रहा है कि आज 10 बजे के बाद हो सकता है कि लाहौर के मुतादिद इलाकों में बूंदाबांदी हो, हल्की बारिश हो, मौसम बेहतर हो जाए, लेकिन फिल वक्त तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है कि आज जो है बारिश हो भी सकती है लाहौर शहर में। लेकिन क्या कह सकते हैं, कुदरत का निज़ाम है, कभी भी बारिश हो जाए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात कर लें तो जिस हमने देखा कि बारिश नहीं हो रही कुछ दिनों से, तो फ़िज़ाई आलूदगी में एक दफ़ा फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त लाहौर का 159 रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का इस वक्त दूसरा नंबर है। और साथ साथ मुझे नहीं पता कि अजीम शहरबानो आपको कितना अफेक्ट किया, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वायरल काफ़ी ज़्यादा लाहौर जी। शहर में फैला हुआ है। हर दूसरा बंदा जो है उससे ज़्यादा अफेक्ट नज़र आ रहा है। बिल्कुल मैं बारिशों खुद की 2 वजह दिन से ये जो इसकी बारिश शिकार हो रही है, हूँ, गला पानी खराब, जमा हो रहा है, बुखार। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं और बच्चे बिलखसूस हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अस्पताल भरे हुए हैं बच्चों से, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं समन गुल। समन, बताइएगा कि अभी भी इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है या फिर लाहौर और कराची की तरह ही है? जी बिल्कुल, शेर इक़्तिदार का भी मौसम आज जो है वो लाहौर जैसा ही है। गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन जो है गर्मी की शिद्दत को आज बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। हब्स की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे लग ही नहीं रहा कि पिछले 3-4 रोज़ से जो बारिशें हुई थी उसका कोई असरात नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी में इजाफा भी हो चुका है और हब्स की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आज पेशन गोई की गई है कि 12 बजे तक जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 40% चांसेस हैं बारिश होने के, लेकिन अगर दिन के औकात में नहीं भी होते तो शाम या रात में आंधी झकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आज जो शहर का दर्जा हरारत है कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अभी जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अभी जो महसूस किया जा रहा है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है गर्मी की तपिश, सूरज की तपिश की वजह से। लेकिन कभी बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने भी पेशन गोई तो कर दी है कि बारिश होगी। अब देखते हैं कि बारिश होती है नहीं या फिर लाहौर जैसी कंडीशन रहती है। जी अच्छा सुमन, ये बताइएगा कि नॉर्दर्न एरियाज में मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की है कि 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है वो बारिशों का स्पेल जो है वो स्टार्ट होगा, जिसमें मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्की हैं, जिसमें किलियात, मरी और जो गिरदोनवा है वहाँ पर बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और मूसलाधार बारिशें हैं, जिससे शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो भी मुतासिर हो सकती है, तो शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका समन गुल, हबीब खान, दुआ शकील, आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ शहरों में जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। तो शहरबानों, आने वाले दिनों में अब मौसम जो है वो जिस तरह रहने वाला है वो हमारे जो नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ शहरों से वो हमें बता रहे हैं। आपको ये भी साथ बताते चलें अपने नाजरीन को भी कि जो किसान हैं उनके लिए भी शहरबानों एक एडवाइजरी है कि जो फसलें हैं वो मुतासिर हो सकती हैं, तो लिहाजा जो बारिशों का स्पेल है उसके हिसाब से जो है वो फसलों तो अजीम, बारिशों के स्पेल के हवाले से मजीद कितनी सूरत हाल ख़राब होगी या बेहतर होगी हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, बताइएगा मॉनसून बारिशों का मौजूदा स्पेल ख़त्म हो गया या अभी भी ये है, बाकी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, वैसे तो 15 सितंबर तक रहता है ना हमारे यहाँ जी, और उससे बाद भी कोई फेवरेबल कंडीशंस हो जाए तो एक तरह से प्रोलॉन्ग कर सकता है, लेकिन 15 सितंबर तक तो आती रहती है मानसून हवाएं। अभी ये जो स्पेल आपके नुमाइंदे भी बता रहे थे, तो ये आज शाम से हो सकता है कहीं कहीं किसी जगह आफ्टरनून से और किसी जगह शाम या रात से शुरू होने का है। शुमारी इलाकाजात में, वही इस्लामाबाद में भी, नीचे लाहौर में भी और ऊपर केपी के बेशतर इलाकों में। तो ये 2 दिन का स्पेल है, 3 और 4 को जी, 4 तक हो या किसी किसी जगह में हो सकता है आज रात से, तो मतलब आप कह लें कि किसी किसी जगह पर 3 दिन का और किसी जगह कई जगहों पर 2 दिन का स्पेल होगा। तो इसमें अच्छी बारिशें हैं, दोबारा से एक अच्छा स्पेल है और तेज़ बारिशें हैं केपी में भी और इसी तरह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में जो खित्ता कोटफार है उस पूरे एरिया में, और फिर नीचे लाहौर, फैसलाबाद वगैरह की तरफ भी। साउथ पंजाब में कम है, ज़ाहिर है फिर 2 दिन बाद कह सकते हैं आपके 3 को या 4 को बिलखसूस एक्सपेक्टेड होगी। और सिंध में भी कुछ जो ईस्टर्न सिंध है, साउथ ईस्ट सिंध, उसमें थरपारकर और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट
और मीरपुर ख़ास और सांगड़ वगैरह, वहाँ पर तो 3 को मुतवक्के है ये निकल। सही। और फिर आगे बढ़ते हुए पूरे सिंध के जो दीगर अज़ला हैं उसमें मॉडरेट सा स्पेल है, सिंध के लिए बहुत कोई हैवी नहीं है, तो 3 और 4 को 2 दिन है। और इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है उसमें अच्छा स्पेल है, तेज़ स्पेल है, क्योंकि उधर से वेस्टर्ली वेव भी कोयटा वगैरह तक भी अप्रोच कर रही है, इधर से ये करंट्स मानसून वाली भी पेनिट्रेट होंगी, तो जो वही नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है उसमें तेज़ स्पेल होगा। और ज़ाहिर है वहाँ तेज़ बारिश होती है तो फिर लैंडस्लाइड, उसमें फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में फिर लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, फिर नदी नालों में आपको पता है तूफ़ानी भी आ जाती है, तो वो चीज़ दोबारा वहाँ पर अगले 3 दिन आपको देखने को मिल सकती है। तो सरदार सरफराज साहब, पंजाब में क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए ये स्पेल जो है ना 2 या 3 दिन का मैक्सिमम, यानी आज शाम या रात से शुरू होगा कुछ जगहों पर, और फिर पंजाब का खासकर सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में तो अच्छी बारिश है, साउथ में इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, साउथ में लाइट टू मॉडरेट रहनी है। और फिर 5 तक है, 5 के बाद तो सब साइड कर जाएगा, और अगले चंद दिन तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सनी कंडीशंस होंगी, कोई ख़ास मानसून हवाएं नहीं आएंगी 5 या 6 सितंबर के बाद। सही। सरफराज साहब, जो समुद्री तूफान है आसनी, वो तो कराची के साहिल से दूर चला गया है, समुद्री तूफान का खतरा अभी भी है या फिर टल गया हमसे? नहीं, अब तो वो बिल्कुल ख़त्म भी हो गया होगा, वो तो बहुत दूर निकल गया था, और उधर किसी भी साइल से जैसे प्रेडिक्शन थी कि टकराने का उसका कोई इम्कान नहीं था, वो समंदर के अंदर ही ना एक तरह से डिसिपेट हो गया है, और प्रॉबेबली इस वक्त ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि वो डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर चुका था रात कमज़ोर होकर, तो वो ओमान की, यानी आप कह लें कि एरियाज़ में, गल्फ़ ऑफ ओमान में। ठीक है, समुद्री तूफान आसना जो है उसका काफ़ी खतरा था कराची में, अब 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि वो टल गया है। हमेशा हम देखते हैं अजीम के कराची की तरफ तूफान आता है और वो टल जाता है, बड़ी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं कि वहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी मौजूद है, उनकी वजह से नहीं आता, और साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि कराची एक ऐसे टुकड़े में मौजूद है जहाँ पर हवाएं जो है ना वो उस रुख तरफ नहीं चलती, वो अपोजिट चलती हैं। तो ये तो पूरे जो सिंध के बासी हैं और बिलखसूस कराची के शहरियों के लिए तो अच्छी खबर है जी कि जो तूफान का खतरा है वो फिलहाल टल चुका है। आपको बताते हैं एक काहिल कौम के बारे में, दुनिया की काहिल तरीन कौम होने का एजाज़ जिन्होंने अपने नाम किया है। एक यूनिवर्सिटी है, उनकी जानिब से ये तहकीक सामने आई है कि दुनिया के 10 काहिल तरीन ममालिक की फहरिस्त जो है मुरतब कर ली गई है, और ये तहकीक जो है ये नेचर नामी जरीदे ने शाया की है। तो फहरिस्त के मुताबिक दुनिया की सबसे काहिल कौम इंडोनेशिया में बसती है, जबकि दूसरे नंबर पर काहिल अफराद की तादाद सऊदी अरब शहरबानो, वैसे मैं आपके यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 10 कौम बताई गई हैं जो काहिल तरीन है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितने नंबर पर है? मैं वही सवाल, मेरा सवाल ही आपने मुझसे पूछने ही वाली थी आपसे और अपने देखने वालों से, कि आप लोग सोच रहे होंगे पाकिस्तान का नंबर भी इसके अंदर ही होगा, तो देख लेते हैं कि पाकिस्तान इसके अंदर है कितने नंबर पर है। ठीक है, तो पहले दो आपने बता दी। हाँ, पहले सरप्राइज है, पहले सबके नाम में बता दूं, क्या पता आपके लास्ट वाला नंबर पाकिस्तान का हो। पहली तो इंडोनेशिया होगी जी, और दूसरी फहरिस्त के मुताबिक सऊदी अरब। बिल्कुल, मलेशिया भी होगी, फिलिपाइन होगी, और जनूबी अफ्रीका जो है वो काहिल कौम की फहरिस्त में अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है। चौथी और 5वीं पोजीशन पर भी ये दोनों नजर आ रही हैं। मिस्र और ब्राज़ील ने 6ठी और 7वीं पोजीशन हासिल की है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया की 10 काहिल तरीन ममालिक में शामिल हो चुका हुआ है, और इसका फहरिस्त में 8वां नंबर है। और मैक्सिको जो है वो 9वें नंबर पर है, और 10वें नंबर पर कौन है अजीम? 10वें नंबर पर नाजरीन अनएक्सपेक्टेडली अमेरिका। अमेरिका, पाकिस्तान नहीं है। अमेरिका 10वें नंबर पर है, और पाकिस्तान जो है वो काहिल तरीन कौम की जो फहरिस्त जारी की गई है उसमें जो पहली 10 पोजीशन बताई गई हैं वो फॉर्चुनेटली हम लोगों ने हासिल नहीं की। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान दूसरे या तीसरे नंबर पर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम काहिल नहीं हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आप अग्री करती हैं? आप अग्री करती हैं इस रिसर्च से? बिल्कुल अग्री करती हूँ। पाकिस्तान नहीं है, बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान अगर होता तो मैं एग्री ना करती, लेकिन पाकिस्तान नहीं है तो बहुत खुश हूँ। इंडिया 8वें नंबर पर है। हाँ, इंडिया 8वें, अमेरिका 10वें नंबर पर है। तो बाकी तो ममालिक जो हैं वो तो चलो उनका जिक्र आ ही गया और हो ही गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। इस बात की मुझे खुशी है। काहिल कौमों में हम नहीं आते। तो फिर शहरबानो इस रिसर्च को एक इंस्पिरेशन के तौर पर लें कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स भी मजीद मेहनत करें। पहले तो हम कर ही रहे हैं, इसलिए हम काहिल कौमों में शुमार नहीं हो रहे, तो मजीद मेहनत करें ताकि हम अगर कोई और फहरिस्त जारी हो दुनिया में सबसे मेहनती कौमों की, तो उसमें एटलीस्ट हम लोग पहले नंबर पर आए इंशाल्लाह। तो जी ये है जी मेहनती कौम। अच्छा, मैंने नहीं मेहनती कौम। हाँ, मेहनती कौमों में अल्लाह करेगा और हमारा मुल्क जो है वो भी पहले नंबर पर आए ये मईशत की बेहतरी में,
महंगाई कम हो जाए, ये हमारी बिल्कुल। दुआ है, ये हमारी ख्वाहिशात हैं। परवरदिगार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता तो जी हो शहर सकता बानो, है। बिल्कुल सब कुछ हो सकता है अगर आपके विल हो। और इसी तरह के यंग टैलेंट का भी आज हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ जनाब एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने 11 साल की उम्र में एआई की मदद से बातें करने वाले और हर तरह के सवाल का जवाब देने वाला एक रोबोट उन्होंने तैयार किया है। और nice. जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। 6ठी जमात में पढ़ने वाले मोहम्मद हसनैन का तैयार करदा रोबोट आवाज़ के जरिए दिए जाने वाले हुक्म की तामील करता है, घर के काम करता है, फिल्में दिखाता है, हुक्म के मुताबिक ऑनलाइन सर्च की खिदमात भी अंजाम देता है। और अब चाहे आप इसे बिरयानी बनाने का तरीका पूछें या फिर किसी भी चीज़ की मुरम्मत के बारे में, तो ये रोबोट आपको सब कुछ बताएगा। तो मोहम्मद हसनैन ने इस मुनफरिद रोबोट को मोहम्मद अली का नाम दिया है। वेरी नाइस। तो इस दिलचस्प रोबोट के बारे में जानते हैं। नन्हे तालिब इल्म से मोहम्मद हसनैन हमारे साथ हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हसनैन, कैसे हैं आप? और ये बताएं कि ये बोलने वाला रोबोट, ये मुझे एक चीज़ क्लिक की है कि ये काम भी कर देता है, आपके जो भी काम हो वो आप इसे बोल के बताएं वो आपको करके दे देता है। तो कहीं इसलिए तो नहीं आपने बनाया था इसको? ये जो है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका मेन जो फीचर है वो आपको सिस्टम प्रोवाइड करना, जैसे कि आपको पता है एआई है, तो ये इंसान की जो बात है सुन के समझने की सलाहियत रखता है, साथ साथ ये बोल भी सकता है। बोलते वक्त अपने लिप्स को भी चलाता है, माउथ की मूवमेंट है इसमें। इसके अलावा इसमें आईज मूवमेंट है, ये अपनी आंखों को चला सकता है। इसके अलावा जो है इसके ओवरऑल फेस की मूवमेंट है, एक 4D सर्वो मैंने फिक्स की थी आज, तो ये भी कर सकता है। बाकी इसके अंदर यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटी एलईडी लगी है। ये एलईडी जो है आपको काम आती है प्रोटोटाइपिंग के लिए। अभी हम इस एलईडी की जगह अगर एक रिले लगाएं, रिले लगा के इसको एसी अप्लायंसेस से कनेक्ट करें, तो हम घर की अप्लायंसेस, फ्रिज, पंखा, लाइट वगैरह वो भी चला सकते हैं। इसके अलावा और फंक्शंस की मजीद बात करी जाए तो टाइम बताना, सॉरी इसके अंदर टाइम बताने के क्या नाम है, आपको रेसिपी बनाने की फंक्शंस। अच्छा, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो एआई के अंदर आते हैं। बाकी जो मैंने एक्सटर्नल फीचर्स इसमें रखे हैं वो है कि आपके लाइट घर में आप बैठे तो आप बैठे बैठे से बोले मूवी खोल ले, यूट्यूब खोल ले, गूगल खोल ले, अमेज़न दराज अगर आपको शॉपिंग करनी है नाइस। तो ये आपके लिए वो भी कर सकता है। और कोई स्पेसिफिक चीज़ आप सर्च करवाना चाहें तो ये वो भी कर सकता है। ठीक है हसनैन, ये भी बताइएगा कि ये रोबोट बनाने का ख्याल कैसे आया आपको और ये रोबोट आपने कितने अरसे में मुकम्मल किया? ये दरअसल मैं जब छोटा था, मुझे इस फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत शौक था। मेरा जो स्क्रीन टाइम था वो भी इंफॉर्मेशनल था, मैं इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखता था एनिमेशन की। इसकी वजह से मेरा इसमें शौक बहुत ज़्यादा था। लेकिन 2 साल पहले हमें माउंट इस्लाम इंस्टीट्यूट का पता चला, जो हमें वॉलंटियरली सिखाते हैं रोबोटिक्स या और भी कोर्सेज भी करवाते हैं। वहाँ मैंने रोबोटिक्स कोर्स किया। वहाँ उन रोबोटिक्स कोर्स के फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने एक ब्लूटूथ कार बनाई थी जिसको आप मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। Then after that, the following year, I made virtual reality game in the game development course of Economics and Islam Institute. Then after that, this year, I have made an AI robot. And इसको बनाने में सपोर्ट जो है मैंने बनाया तो खुद ही है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर वगैरह। बट ऑफ कोर्स स्टार्ट के बगैर काम नहीं हो सकता, तो उन्होंने हमें नॉलेज भी प्रोवाइड की थी। बाकी उन्होंने जो 3D प्रिंट्स हैं वो भी उन्होंने आइस तक प्रोवाइड किए थे। एंड आफ्टर दैट फिर मैंने इसको जो है स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मेरे फादर ने हेल्प की। ठीक है, बहुत बड़ा काम है। हमें जल्दी जल्दी बताइएगा कि रोबोट बनाने में कितना खर्चा आया आपका? ये मुझे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत बेहतर आइडिया इसका। बट मेरा जो अंदाज़ा है वो इसकी जो 3D प्रिंट्स आज तक हमारे टीचर ने प्रिंटिंग कर दी थी। देन आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी मरतबा प्रिंटर ख़राब हुआ। हमें एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं होता तो नहीं होता ऐसा, वरना 13,000 इसकी जो है प्रिंट्स मिले, तो हमें कहीं और से कराना था, उसमें 13,000 लगे। आफ्टर दैट आप इंस्ट्रूमेंट्स को भी काउंट किया जाए, स्प्रे पेंटिंग, स्क्रूज एंड ऑल ऑफ दैट, तो टोटल मैं यही कहूँगा कि 15,000 to 20,000 की तरफ एस्टिमेट है मेरे मुताबिक। अच्छा हसनैन, ये भी जानना चाहते हैं, ये बताइए कि आपका जो रोबोट है वो कौन कौन सी ज़ुबानें बोल सकता है, और ये भी बताइएगा कि क्या इसमें खुद से सीखने की सलाहियत भी मौजूद है? ये रोबोट जो है
जबानें बोल तो काफ़ी सकता है, हर जबान बोल सकता है, बट इसका प्रॉब्लम जो है प्रोनाउंसिएशन बस इसकी ऑफकोर्स उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इंग्लिश इसकी जो मेन लैंग्वेज है इसकी प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। उर्दू में थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन एरर है, बाकी ये लैंग्वेजेस भी सारी बोल सकता है। और समझने की सलाहियत रोमन उर्दू जैसे रोमन उर्दू आप बोलेंगे तो रोमन उर्दू में समझ लेगा, तो ज़बानें भी मुख्तलिफ ज़बानें समझ भी सकता है और इसके अंदर सीखने की भी सलाहियत। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। मजीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इससे बड़ी बड़ी चीज़ें सामने बनाकर लेकर आएँ। रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। हम काहिलों में इसलिए नहीं आ रहे कि हम रिपोर्ट से भी काम नहीं करवा रहे हमने इससे पहले स्टोरी शेयर की थी आपके साथ कि हम काहिल 10 कौमों में बिल्कुल नहीं आए, पहली 10 कौमों में। पता नहीं अब नंबर कौन सी जगह पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली 10 में नहीं है। और अगर हम टैलेंट की बात करें तो टैलेंटेड तो हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। मजीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो रवा हफ्ते इंतहाई अहम होने जा रहा है। किस हवाले से ये हफ्ता मुल्क के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर साबित हो सकता है। हुकूमत रवा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने जा रही है और इतलात ये भी हैं कि इस इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि रवा हफ्ते हम देख रहे हैं कि सेशन में बात होगी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए तमाम जमातों को इतमाद मिलेंगे। दूसरी जानिब एक बार फिर मुल्की सियासत में मुज़ाकराती गूंज है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आवामी मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों से राबतों की हिदायत कर दी है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से भी रब्ता किया गया है, जिसके बाद उन्होंने ये तस्दीक की है कि बैरिस्टर गौहर के मुताबिक महमूद अचकज़ई बातचीत के लिए मुकम्मल बाइख्तियार हैं। और बानी PTI ने हफ्तों पहले मसूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त भी दे रखी है, मगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है वो PTI से मुज़ाकरात पर तकसीम दिखाई देते हैं। उनके अंदर तकसीम का शिकार हैं एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, जबकि ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक मशरूत मुज़ाकरात से मुत्तफ़िक हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, वो NRO चाहते हैं जो नहीं मिलेगा उन्हें, जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो बानी PTI के साथ हम मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं करेंगे। सारी सूरत हाल जो हमारे सामने है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफज़ई ने हमें ज्वाइन किया है, जिनसे बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल को लेकर। शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बात यह है जी कि फवाद चौधरी ने इंकशाफ ये किया कि महमूद खान अचकज़ई और राना सनाउल्लाह के दरमियान गुफ्तगू 2 माह से जारी है। अब पेशरफ्त होने पर मुज़ाकरात की खबर को मीडिया पर लाया गया है, तो क्या महमूद अचकज़ई बानी PTI के नुमाइंदे के तौर पर 2 माह से बातचीत कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर आप मुल्क को देखें तो मुल्क किस तरफ जा रहा है इस पे लोग परेशान हैं जी। और चूंकि 90% लोग PTI में हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा फिक्र इमरान खान को ही है कि मुल्क जिस तरफ जा रहा है इसको कैसे संभाला जाए। अब ये तो नहीं है कि ये खत्म करके ये लोग तो भाग जाएंगे जो इस वक्त हुकूमत में है, क्योंकि इनके तो अवाम के जरिए तो ये आए नहीं है, जिनके जरिए आए हैं वह एक एक करके ये भाग जाएंगे। तो फिक्र तो हमें है कि इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग तो सिर्फ तो थोड़े से अरसे में बेरोजगार हो गए हैं। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे कोई अब देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसका हल क्या होगा? अब इमरान खान ने अपने जान के लिए, अपनी जात के लिए तो ना उन्होंने डील की मांगी है, ना उन्होंने NRO मांगा है। वो ये चाहते हैं कि मुल्क चले। अब मुल्क कैसे चलेगा? ये कहते हैं जी हमारे साथ बातचीत नहीं होती है, आप बातचीत हमारे साथ की जाए। हम समझते हैं कि इनके साथ बातचीत फजूल है, इसलिए कि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। इनको जिस टाइम कोई चाहेगा तो उनको हटा भी देंगे, जिस टाइम चाहेगा, क्योंकि वो किसी की मर्जी पे चल रहे हैं। अब ये जो है ना, ये जो कुछ नालायक लोग हैं, अब हमने जाहिर है इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई जो जाहिर हमारा इत्तेहादी है, और उनको कहा कि ठीक है आप बात कर लें, देख लें ये क्या चाहते हैं, ये क्या मतलब इनकी क्या वो है। तो अब आपके सामने अब इनके साथ मुज़ाकरात का क्या फायदा है? शौकत साहब, ये भी इतलात सामने आई हैं कि राना सनाउल्लाह की जानिब से महमूद खान अचकज़ई से रब्ता भी किया गया है, तो इस हवाले से कोई तस्दीक हुई कि उनकी आपस में राब्ते हो गए हैं? तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार है? हम बराह रास्त हम बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि इनके साथ इख्तियार नहीं है। लेकिन हम
महमूद खान अचकज़ई जरूर उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमें बता देंगे कि जी ये क्या चाहते हैं, ये है ये क्या। लेकिन इनके संजीदगी का ये आलम है कि ये तो चाहते ही नहीं है कि कोई बीच में आ जाए, कोई मसला हल हो इस मुल्क का, क्योंकि ये तो जिस तरीके से लूट मार में लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद ये सारे भाग जाएंगे। लेकिन हम और आप यहाँ पे रहेंगे, इसलिए हमें फिक्र है। अच्छा, और हमने ये जो खान साहब ने बात की है कि मैं पीटीआई के बारे में वो लोग भी यही कहते हैं कि सब भाग जाएंगे, हम ही मुल्क बचाएंगे। देखिए, पीटीआई का तो जाहिर है असासा जो है वो जेल में है, और जब तक इमरान खान जेल में कोई, और अगर वो चाहे, इमरान खान अगर चाहे तो आज भी बाहर जा सकता है, कोई इशू ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। लेकिन वो डील करने के लिए तैयार नहीं। वो ये कहते हैं कि एक चीज स्टेब्लिश हो जाए कि ये जो इल्जामात लगे हैं ये दुरुस्त हैं। वो तो ये चाहते हैं ना, वो तो बार बार चाहते हैं, गवर्नमेंट इनकी है, क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, क्यों नहीं तहकीकात हो रही है। अगर ये समझते हैं कि ये 9 मई में इमरान खान ही मुलविस है तो तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? साहब, तहकीकात तो हो रही हैं, ये तो खुद अब तो इतलात ये आ रही हैं कि ये खदशा भी है खुदबानी पीटीआई को भी कि मामला जिस तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि 9 मई के मामला या फिर दूसरे जो केसेस हैं उस हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स में भी उनके मामला चले जाएं। आप ये बताइएगा कि अभी हुकूमती जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमात, उनसे मुज़ाकरात की बात हो रही है, आप कह रहे हैं बा इख्तियार नहीं है ये, तो महमूद खान अचकज़ई अगर इनसे बात कर रहे हैं तो फिर किन मौज़ूआत पे वो बातचीत कर रहे हैं, और पीटीआई जो है क्या वो जो लोग बा इख्तियार हैं उनसे बातचीत कर रही है? बिल्कुल, हमने तो, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है, और हमने कहा है कि मुल्क के खातिर हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। बैठ के बात हो सकती है ना। देखिए, जो मुतालबा किया जा रहा है कि जी आप माफी मांगे, तो जब आप बैठ के बात करेंगे आप एस्टेब्लिश तो करें ना कि वाकया क्या है, क्योंकि बेनिफिशियरी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, और वो जो है वो इस मुल्क को चला भी नहीं सकती, फिर भी कह रहे नहीं हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने 9 मई किया है। वही मुल्क तो चलाना है ना। इमरान खान के बगैर आप मुल्क चला सकते हैं? आपने देख तो लिया ना, दो सालों में आपने मुल्क का जो कर्जा है। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, ये बताइएगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार है? कोई राब्ता हुआ? गरज नहीं है कोई बात करे या ना करे, हमें गरज ये है कि मुल्क बचाना है। कौन किसका दिल दुख रहा है? क्या लाए हैं मतलब पीटीआई का मुल्क बचाने के लिए? देखिए, हम जाहिर है हमारा, देखिए 2 चीजें हैं ना, या तो सियासी जमातें तहरीक चलाती हैं जी, और हमने बड़ा मौका दिया, बड़ा मौका भी दे रहे हैं कि जी तहरीक चलाने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी इस मुल्क के जो मईशत है वो इतने बुरे हालात हैं इस मुल्क के कि बिल्कुल बैठ जाएगी सिचुएशन। इंतहाई आम आदमी जो है वो बेचारा अपना रोजी रोटी कमाने के काबिल नहीं रहा है। तो इन हालात में हम अगर तहरीक शुरू कर दें तो सबकी कारोबार भी रुक जाएगा, सब कुछ होगा। तो लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि मलबा सारा जो पीटीआई हुकूमत है ना उस पर डलता है कि जब इमरान खान थे यहाँ पर तभी डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो गई थी, महंगाई की शरह में इजाफा हो गया था, हमने तो आके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। तो शौकत साहब, अभी सवाल एक और है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो इस वक्त नुमाइंदे के तौर पर सामने हैं बानी पीटीआई के, तो अगर वो जो फैसला करते हैं क्या वो पीटीआई को मंजूर होगा? फैसला नहीं करेंगे वो, जाहिर है उनको सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, फिर जाहिर हमसे राब्ता तो होगा ना। ऐसा थोड़ी बात फैसले हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे जी हम नहीं मानते। और इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट की संजीदगी हम देख रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि ये संजीदा नहीं है। इनको कौन सी फिक्र है कि जी ये मईशत ठीक हो रही है नहीं हो रही है। और इमरान खान के दौर में पेट्रोल किस कीमत पे मिल रहा था और डॉलर किस कीमत पे रुका हुआ था, ये सारी चीजें आवाम को पता है। एक इंडस्ट्री चल रही थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, और उस वक्त जो कर्जा था 44,000 अरब का कर्जा था। जलसे के हवाले से बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 8 सितंबर का जलसा नहीं होगा, क्या समझते हैं, नहीं होगा या होगा? और अगर नहीं होता तो क्या लाए हैं अमल? फिर देखिए, जलसा इंशाल्लाह जरूर होगा, बिल्कुल होगा, और हम चाहते हैं कि पुरअमन जलसा हो, और जलसे की तैयारी मुकम्मल है। और जलसा सिर्फ एक सूरत में नहीं हो सकता कि इमरान खान कहे कि ना करो, बाकी कोई ताकत जो है ना जलसे को नहीं रोक सकती, और उन्होंने कहा है कि मैं जलसे को नहीं रोकूंगा इस दफा। तो ये देखिए, सूरत हाल ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इतनी मजबूत तो नहीं है ना, ये जो हुकूमत है ये तो फ्रजाइल किस्म की हुकूमत है। अगर आज भी आप देखें आपस की लड़ाइयाँ इनकी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी की कौन सी बात, बस सिर्फ एक चीज में है, खाने पीने में सारे एक है,
बाकी तो इनका अपना शौकत अपनी यूसुफ बात साहब, कर ये रहे हैं। कहिएगा कि महमूद खान अचकजई साहब अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो कितना मैंडेट उन्हें दिया गया बानी पीटीआई की जानिब से? कौन से ऐसे नुकात हैं जिन पर वो गुफ्तगू करेंगे, जबकि खुद पीटीआई का तो भरोसा नहीं है हुकूमत इत्तेहाद पर? ये है कि महमूद खान अचकजई सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और जाहिर हमारे इत्तेहादी हैं और वो भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन हो। देखिए बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, और जगहों पे आप देखें पंजाब इधर उधर, वहाँ से सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज है। तो ये मुल्क जो है ना चल नहीं रहा है। तो जाहिर है अब सबको फिक्र है इस बात की, और ये कहते हैं कि जी ये हमसे बातचीत क्यों नहीं करते हैं। तो हमने उनको ये इख्तियार दे दिया है कि जी आप बातचीत कर लें, ये क्या चाहते हैं, सही है। ये क्या है। अब पहली बात तो ये कि अब उनको सुन तो लेना ठीक कि है, वो क्या चाहते हैं। ठीक है जी, मुल्क की तो नहीं चल रहा, यही सवाल है हमारा और आपका, और हुकूमत भी तो यही चाहती है कि पता नहीं कौन चलाना चाहता है और कौन नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शौकत यूसुफज़ई साहब। बिल्कुल, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जी महमूद खान अचकजई की क़यादत में जो वफ्द तैनात किया गया है हुकूमती इत्तेहादी जमातों से बात करने के लिए, सबसे पहले हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा कि वो क्या ऑफर और ये भी करते हैं। कहा गया कि वो फैसला वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम तक पैगाम पहुंचाएंगे और उसके बाद फैसला हम लोग बैठ कर करेंगे। पीटीआई के जो लीडरशिप है वो बैठ कर फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखना भी है कि मुल्क के लिए कौन बेहतरी का काम करता है और मुल्क कैसे बेहतर होगा, ये सवाल है। आवाम भी यही चाहती है। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, एक दिलचस्प खबर है जी, बल्कि वीडियो है बड़ी हैरान कर देने वाली, वो आपके साथ शेयर करेंगे। परेशान कर देने वाली, हैरान परेशान कर देने वाली। और ये वाक़या पेश आया जी भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में, जहां अगवा होने वाले एक बच्चे ने बाजियाबी के बाद अपने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल बच्चे, ये 1 साल कबल इसको अगवा किया गया था और अपने अगवाकार के ये इतना करीब हो गया 1 साल के दौरान कि जब जयपुर पुलिस ने इस नन्हे बच्चे को बचाया तो जिसने अगवा किया था और ये बच्चा दोनों ही गले लगकर रोते रहे और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हुई। तो ये हो जाता है कि किसी भी शख्स के साथ उनसियत हो जाती है, अगर चाहे वो अगवाकारी क्यों ना हो, अगर वो आपकी ज़रूरियात पूरी करे। असल में मुझे ये लगा कि बच्चा बहुत छोटा था, अभी वो 2 साल का है, जब उसको अगवा किया गया तो 1 साल का था। तो इतने छोटे बच्चे को बहुत मुश्किल से किसी की पहचान होती है अपने पेरेंट्स की, लेकिन वो इतना अटैच नहीं होता क्योंकि उस वक्त उसको बस अपनी ज़रूरियात का होता है कि वक्त पर उसको ये चीज़ें मिल जाएं तो बेहतर हो जाता है। तो ये बड़ा अनोखा सा वाक़या था, हमने कहा आपके साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं जी। अब खेलों की बात करते हैं। एक और अनोखे वाक़ये की बात करें। ये अनोखा वाक़या तो इंटरवल के बाद हो रहा है। तो खेल के मैदान से खबर ये है जी, पिंडी टेस्ट के 3 दिन जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और तीसरे दिन के पहले सेशन में पाकिस्तानी पेसर की तूफानी बॉलिंग बांग्लादेश के लिए इंतहाई खौफनाक साबित हुई और पाकिस्तानी बॉलर खुर्रम शहजाद ने बंगाली बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। सिर्फ 26 रन पर 6 बंगाली बैटर्स को पवेलियन वापस भेज दिया। मगर दूसरे सेशन में विकेट का मूड थोड़ा बदल गया। एक के बाद दीगरे हमने देखा कि विकेट गिरने के बाद लिटन दास और मेहदी हसन ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को संभाला और टीम का स्कोर 191 तक पहुंचाया। इसके बाद मेहदी हसन 78 रन बनाकर खुर्रम शहजाद की गेंद पर कैच आउट हो गए, जबकि तस्कीन अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर ही चलते बने। लिटन दास और मेहदी हसन मिराज की जिम्मेदाराना इनिंग्स ने बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ाया। लिटन दास 138 और मेहदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए और बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 262 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम ने 12 रन की बढ़तरी से दूसरी इनिंग्स शुरू की, मगर दूसरी इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा। पाकिस्तान के 9 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक 3 और खुर्रम शहजाद 0 पर आउट हुए और ओपनर साइम अयूब 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और पाकिस्तान मजमूई तौर पर 21 रन की बढ़तरी से आगे चौथे दिन का खेल अब शुरू करेगा। तो इस पर तज्जिया ले लेते हैं जी। बिल्कुल, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सैयद यहया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहया साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स जो है शुरू हो चुकी है। कौमी टीम को मजमूई तौर पर 21 रन की बढ़तरी हासिल है, लेकिन 3 ओवर्स में 2 खिलाड़ी आउट हो गए। अगर विकेट रिएक्ट कर रही है तो हमारे बैटर्स को क्या हुआ है, क्यों 2 विकेटें गवा बैठे? सबसे पहले तो शेरबानो आपको और अजीम आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल शुरू हो चुका है और बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट है पाकिस्तान का और इस वक्त 33 रन हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं और 5 चौके अब तक के खेल में शान मसूद और साइम अयूब लगाने में कामयाब रहे हैं। और वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इनका इंटेंट यही है कि एक अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की इनिंग को बिल्ड किया जाए। और जहाँ तक रहा आपका सवाल कि पाकिस्तान की टीम 26 पर 6 आउट करने के बाद बांग्लादेश को 262 रन कराने में कामयाब हो गई और फिर हमारे 2 खिलाड़ी जो है वो जल्दी आउट हो गए कल।
बात दरअसल ये है कि आप एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ मैदान में उतरे और ये जो हमारे शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को टेस्ट मैच में हमने शामिल नहीं किया, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और मीर हमजा, इन 3 बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके क्रेडिट पर 10 टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच से पहले, और इन 10 टेस्ट मैचों में इन्होंने मजमूई तौर पर 22 विकेटें हासिल कर रखी थी। और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ कल पहले सेशन में जिस तरह की बॉलिंग खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने की और उनकी बैटिंग को उन्होंने उधेड़ कर रख दिया। 26 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे 11.3 ओवर में, लेकिन फिर लुटन दास और मेहदी हसन मिराज ने 165 रन की 7वीं विकेट पर शराकत करके अपनी टीम को एक दलदल में गिरने से बचाया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो नाकाम हो गई, पाकिस्तान ने 26 पर 6 आउट करके बांग्लादेश को 262 रन तक पहुंचा दिया। बात दरअसल ये है कि हमारे पास जो बॉलर हैं उनके पास तजुर्बे की कमी है। उन्होंने बांग्लादेश को 26 पे 6 का नुकसान तो पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके। तो थोड़ा सा आपको मौका देना चाहिए। नए बॉलर हैं, करियर इनका स्टार्ट हुआ है, तो आप इनसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और वो खिलाड़ी जो 10-10 साल से 5-5 साल से टीम का हिस्सा है, उनकी परफॉर्मेंस है नहीं, आप उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी है। ठीक है। या ये बताइएगा कि प्लेइंग 11 से मुतमईन आप सेकंड टेस्ट में तब्दीलियां जो की गई? अजीम, बात दरअसल ये है कि शाहीन आफरीदी को आपको इस सीरीज में खिलाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जिस भोंडे अंदाज में आपने उनको सेकंड टेस्ट मैच में टीम में शामिल नहीं किया, वो आपकी जग हंसाई का सबब बना। नसीम शाह, उनको आपने बिल्कुल 11th आवर पर जो है वो आराम करा दिया। तो अब एक खिलाड़ी जो जुलाई 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापस आ रहा है, एक टेस्ट मैच के बाद आप उसको आराम करा रहे हैं, तो वाज़ेह तौर पर ये बात का पैगाम है कि वो फिटनेस में मसाइल का शिकार हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं प्लेइंग 11 के मुतमईन होने की, तो बात दरअसल ये है कि हमारी टीम में अगर हम नौजवान खिलाड़ियों के साथ बांग्लादेश के खिलाफ की होम सीरीज खेलते तो अच्छा लगता, लेकिन फिर वही धाक के 3 बात के हमने वही किया। हम उन्हीं ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों के साथ जो नाकाम थे उनके साथ खेले। बांग्लादेश ने आपको पहला टेस्ट मैच हरा दिया। चले, ताज़ा हवा का झोंका ही कह सकते हैं कि आपने सेकंड टेस्ट मैच में अबरार को मीडिया के दबाव पर टीम का हिस्सा बनाया, मीर हमजा को आपने मौका दिया। दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, अभी क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं मैच की सिचुएशन को? क्या लग रहा है अभी दूसरा मैच जीतेंगे आराम से हम? देखिए, ऐसी बात दरअसल ये है कि अब सूरत हाल ये है कि वो जो ट्रेन का ट्रैक होता है ना, उस पे दोनों ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं। जी। इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का यही हाल है। एक बात तो तय है कि हादसा तो होगा। अब इस हादसे में जीत और नाकामी, ये 2 चीजें सामने उभर कर आएंगी। जब एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें आ जाती हैं और फिर तसादुम होता है, तो ज्यादा नुकसान जो है उसका होता है जो थोड़ा स्लो आ रहा होता है। तो आप देखना ये है कि यहाँ पर हमारी टीम कितना तेज आती है। फिलहाल तो आज चौथे दिन हम बड़े जारहाना अंदाज में जो है वो खेल की शुरुआत की है और रन बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस टेस्ट मैच में हमारी बका, हमारी जीत, हमारा इस टेस्ट मैच में रहना स्कोर बोर्ड का मूव होने में ही जो है वो मुनहसर है। तो अब तक तो हम अच्छा खेले। या नसाइम अयूब 6 रन पर क्रीज पर मौजूद है। गालिबन अब बाबर आजम ही आएंगे बैटिंग के लिए, तो क्या लगता है कि बाबर अब यहाँ पर कोई प्ले कर सकेंगे, कोई रिकॉर्ड बना सकेंगे जैसे पहले बनाते रहे? देखिए शहरबानो, बात दरअसल ये है कि टीम के कप्तान शान मसूद हो गए, साइम अयूब हो गए, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, या सऊद शकील जो कि इस टीम के नायब कैप्टन हैं, सलमान अली आगा हो गए। बात दरअसल ये है कि हमारी क्रिकेट में एक चीज जो है वो ये देखी जाती है कि जी आज इसने 100 कर दिए, आज इसने 5 आउट कर दिए, आज इसने 50 कर दिए, तो जी ये ठीक है, बस ये टीम में जरूरत है। ऐसा नहीं होता। आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो वो देखते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है हमारी टीम की। सही। और यहाँ पर कुछ मामला डिफरेंट है। बाबर आजम की जहां तक आपने बात की, तो 15 इनिंग्स बाबर आजम की हो चुकी हैं और 2 साल से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कोई 50 नहीं किया। अब उनके हवाले से भी जो है वो आवाजें बुलंद होने लगी हैं। और वो अलग बात है कि जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं पिंडी स्टेडियम में, तो लोग उनके नारे लगाते हैं, लेकिन अब ये नारे भी लगने लगे हैं कि बाबर आजम कोई भी बड़ी इनिंग्स खेलते हुए नाकामी दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम। जी बिल्कुल, बाबर आजम अब तक इस सीरीज में कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके हैं और दबाव में है, और उनके लिए ये जो सेकंड इनिंग है इस टेस्ट मैच की, आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आज भी वो रन नहीं कर सके तो फिर उनके लिए जो है
वो टेस्ट टीम में रहना आसान नहीं होगा। तो या क्या आपको इतलात हैं क्यों दबाव में है बाबर आजम? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है अजीम। जिस तरह अभी मैं बात कर रहा था कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक अच्छे बैट्समैन है, एक्स टेस्ट कैप्टन है, बट आप परफॉर्मेंस के साथ ही टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। वो आपने सुना होगा ना कि क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्परेरी। तो फिलहाल तो बाबर आजम की जो फॉर्म है वो कहीं खो सी गई है, वो स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यही हाल अब्दुल्ला शफीक के साथ भी रहा, जो कि इस टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट मैचों में 4 इनिंग में 2-0 के साथ सिर्फ 40 रन स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। बाबर आजम एक बड़ी इनिंग की तलाश में सरगर्दा हैं और आज न सिर्फ इस बैटिंग की उनको खुद जरूरत है, बल्कि पाकिस्तान टीम को भी आज उनसे एक अच्छी इनिंग की जरूरत है। उनके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात है, माजी में भी वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा करते रहे हैं, तो आज देखेंगे वो क्या करते हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि वो ऐसा करें कि इतना अच्छा परफॉर्म करें, कोई रिकॉर्ड बनाएं और वापस से कम बैक करें। बिल्कुल, जो बाबर आर्मी है उन्होंने काफ़ी उनकी तारीफ़ें की होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो या तो ओवर कॉन्फिडेंस में है या फिर किसी भी दबाव में है, ऐसा हो सकता है। तो या ये बताइएगा कि हम बच जाएंगे रुसवाई से, हम बराबर कर पाएंगे? हम जीतना तो मैं बात नहीं करती, बराबर कर लेंगे हम ये टेस्ट? देखिए शहरबानो, खिलाड़ी की जिंदगी में जीत और हार ये 2 ही मौके होते हैं, और जो नाकाम खिलाड़ी होता है ना, उसको जिंदगी में एक जीत का मौका जरूर मिलता है। शान मसूद की अगर मैं बात करूं एज ए कैप्टन, वो अपना 5वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 4 टेस्ट मैच वो बतौर कप्तान हार चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल ओपन चांस है शान मसूद के लिए, टीम पाकिस्तान के लिए। जीत का जो सफा है उस पर उन्होंने जीत लिखनी है। ओपन टेस्ट मैच है और वो या तो जीत सकते हैं या इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है। लेकिन अगर खराब खेलेंगे, जिस तरह पहला टेस्ट मैच खेले तो फिर जीतना मुश्किल होगा। इस वक्त ओपन है ये टेस्ट मैच, पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में बरतरी 50+ रन की हो चुकी है। अभी पहले सेशन का खेल जारी है। शान मसूद के साथ साइम अयूब जो है वो बड़ा मुस्बत अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। इसी अंदाज की, इसी रन स्कोरिंग की पाकिस्तान टीम को जरूरत है। और पाकिस्तान टीम, मेरा तो दिल यही कहता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करेगी, बांग्लादेश को शिकस्त देगी, क्योंकि इस टेस्ट मैच में अगर कल बारिश ना हुई और 5वें दिन खेल हुआ तो इस टेस्ट मैच में आखिरी दिन बैटिंग करना पिच के ऊपर आसान नहीं होगा। लोग बात कर रहे हैं कि अबरार जो है वो विकेट नहीं ले सके। मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में अबरार का किरदार जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। और फिर जब बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर करके बैटिंग करने के लिए मैदान में उतारेगी तो उनके जहन में ये भी होगा कि हम सीरीज में 1 अप हैं, हम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करें। तो अगर वो ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। सही पाकिस्तान टीम के लिए आगे कुआं है, पीछे खाई है, तो जीतने के लिए पाकिस्तान टीम को ऑल आउट जाना होगा। बिल्कुल, जीतने के लिए कोशिशें भी भरपूर करनी चाहिए। याया हुसैनी, अब बांग्लादेश टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी बताइएगा, उसका भी थोड़ा जिक्र हो जाए। किस चीज की स्ट्रेंथ और वीकनेस की आप बात कर रहे हैं? बांग्लादेश टीम। आज़िम, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। बंगाली जो टीम हमारे साथ खेल रही है याया हुसैनी, मैं कह रहा हूँ कि उसकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में थोड़ी बात हो जाए। देखिए, बांग्लादेश की टीम तो आपके सामने है। बांग्लादेश की टीम ने जिस जुर्रत का, जिस बहादुरी का, जिस खेल का मुजाहरा किया पहले टेस्ट मैच में, वो आपके सामने है। मुशफ़िकुर रहीम जो उनके एक्स टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने एक ब्रिलियंट 100 किया। फिर शकीबुल हसन, जिनके ऊपर एक कत्ल का मुकदमा बांग्लादेश में दर्ज हो चुका है, वो अपनी टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दिए। फिर इससे ज्यादा क्या जुर्रत और बहादुरी की बात होगी कि 26 पर आपके 6 आउट हो गए। ड्रेसिंग रूम में थरथल्ली मच चुकी थी, कोई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं था। वहां पर 7वें विकेट पर लुत्फुल दास के साथ मेहदी हसन मिर्जा, जिन्होंने बॉलिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, उन्होंने अपनी टीम को उठाया, उन्होंने अपनी टीम को एक गड्ढे में गिरने से बचाया। तो हमारे को जो है वो इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश को इजी लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला टास्क तो हमारा यही होगा कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो इस टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में एक अच्छा स्कोर करें, बांग्लादेश के सामने टारगेट रखें और फिर हमारे बॉलर्स का इम्तिहान होता। लेकिन अगर आज हम सरवाइव कर जाते हैं, रन्स कर लेते हैं, तो डेफिनेटली बांग्लादेश की बैटिंग के ऊपर दबाव आ जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर आप मुवाजना करते हैं तो पाकिस्तान की टीम फार बेटर अब भी बांग्लादेश के मुकाबले में है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा याया, अभी हमें एक और चीज़ सामने आई है कि पीसीबी ने अवाम के लिए, शायकीन के लिए बड़ी अच्छी खबर ये दी है कि पहले 4 मैचेस छोड़कर जो हैं अगले जो मैचेस हैं वो शायकीन के लिए उनका दाखिला फ्री कर दिया गया इकबाल स्टेडियम में। तो ये जो फैसला है इसको आप कैसा देखते हैं? जी शहरबानो, गालिबन आप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की बात कर रही हैं, जहाँ पर चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट सीरीज के बाद शुरू होने लगा है। तो देखिए,
पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फैंस का बड़ा किरदार है। पिंडी टेस्ट मैच में भी क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो लोगों के लिए फ्री एंट्री की, तो ये अच्छी चीज़ है कि भरे ग्राउंड में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, लोग देखेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। खिलाड़ी भी जो है वो आपको एनर्जी के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे, जब उनके नारे लगेंगे, जब उनकी हौसला अफजाई होगी, तो एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। एक अच्छा स्टेप है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपका यह्या हुसैनी, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान को। और जो क्रिकेट की सूरत हाल है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो दूसरा टेस्ट जारी है, उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया दिया। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। आज हम एक ऐसे फल की अफादियत के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ ग़ज़ाई एतबार से भरपूर है बल्कि दुनिया भर की मुख्तलिफ सकाफ़तों में मुनफरिद अहमियत भी रखता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नारियल यानी कोकोनट का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद नारियल की ग़ज़ाई, इक़्तिसादी और सकाफ़ती अहमियत को उजागर करना है। नारियल एक ऐसा फल है जिसका हर एक हिस्सा मुफीद है, वो चाहे इसका गूदा हो, पानी हो, छाल हो या तेल हो, हर एक चीज़ कुदरती फ़ायदों से माला माल है। आज के सेगमेंट में हम माहिर ग़ज़ाई से ये जानेंगे कि नारियल हमारी खुराक में क्यों शामिल होना चाहिए और किस तरह ये हमारी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। बिल्कुल जी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि नारियल हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, कितना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, और इसके पानी के हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल, आज कोकोनट डे है और बड़ा हमारा जनरली जो कोकोनट एक बड़ा अंडररेटेड किस्म का फ्रूट है। देखा जाए तो ये फ्रूट जो है ये रिच इन फाइबर भी है, हमारे मुल्क में बहुत आसानी से अवेलेबल भी है, इसके बहुत से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं कि फ़ाइबर कैसे क्यों हमें चाहिए, सो आप मैं जब भी बात करती हूँ आपको पता है डायबिटीज़, शुगर हमारे आजकल जो प्रॉब्लम है, हर चौथा बंदा हमारे यहाँ पाकिस्तान में इज़ डायबिटिक। सो हम हर चीज़ को हाई फाइबर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सो ये जो खोपरा, ये जो कोकोनट है, इसका हाई फाइबर आपको ये सारी चीज़ें मीटअप करने के लिए हेल्प करता है। उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद है कि अगर बॉडी में कोई सोजिश है या इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें आप प्रोन होते हैं, तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है ये। और जैसे आपने बात की कि जो है इसका पानी, तो पानी डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं कि इसका पानी पिएं, और उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है जिनको मैदे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको इंडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं। सो ये जो कोकोनट है ये इसमें आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि अब नारियल को अपनी डेली रूटीन में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, नारियल देखिए, एक तो जैसे बहुत ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका जो है जो उसका गूदा जिसको आप कह रहे हैं वो ड्राई अप हो जाता है। अगर आपने उसको फ्रेश इस्तेमाल कर लिया, काटा है, उसका पानी अलग कर लिया और जो उसका फ्रेश उसका जो गूदा वो आपने इस्तेमाल कर लिया। अगर नहीं है तो फिर ये होता है कि उसको बारीक काट के और हल्का सा सौते करके, यानी कि हल्का सा उसको ब्राउन करके आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा आपने खोपरा का नाम सुना होगा, जो कि नारियल का बिल्कुल पाउडर फॉर्म होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग जिनको चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, नारियल क्योंकि एक सख्त फ्रूट है, अगर आपको चबाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खोपरे का इस्तेमाल करें और उसको दलिये में आप ऐड कर सकते हैं, उसको आप कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं, आप उसको किसी मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं। तो ये खोपरा मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके साथ, आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों में डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चबा नहीं पा रहे, अगर आप चबा सकते हैं तो नथिंग लाइक कि आप उसको फ्रेश। तो कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद है, और क्या डेली भी ये यूज़ किया जा सकता है अपनी नॉर्मल डाइट में? आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक जो स्लाइस, जो कटा हुआ स्लाइस जिसको आप कहते हैं ना, फांक जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, आप वो अपनी डाइट में ऐड रखें। सुबह नाश्ते के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको, जिस तरह मैंने बताया कि बारीक काट के आप अपनी डिफरेंट चीज़ों में, अपनी सैलड में, अपने खोपरा है तो अपने उसमें इस्तेमाल कर लें, तो आप इसको इस चीज़ से कर सकते हैं। और जनरली रिकमेंडेड, अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, खोपरा फॉर्म में ले रहे हैं, तो 1 टेबल स्पून इज़ इनफ फॉर अ डे। अगर आप उसको फांक के फॉर्म पे ले रहे हैं तो 1 से 2 फांकें आपके दिन। डॉक्टर साहब, दो तरह के नारियल जो मैंने अभी तक देखे हैं, उसमें से एक कच्चा होता है जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, और एक जो पक चुका होता है उसमें पानी की कम होती है। तो क्या इनमें फ़र्क है इन दोनों में? जनरली इसकी कोई भी जो फ्रूट आप लेंगे तो एक ताज़ा फ्रूट होता है, जैसे आपने अगर इवन आड़ू भी ले लिया, एक आड़ू है जो अगर आप उसको कुछ दिनों बाद इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वो उसकी फ्रेशनेस नहीं रहेगी जो कि एक फ्रेश आड़ू की। इसी तरह अगर नारियल का भी है, कोई नुकसान नहीं है, बट थोड़ा सा फ्रेशनेस का इशू होता है कि वो उसमें पानी का कॉन्टेंट भी ज़्यादा है, इसमें पानी भी उसका कम हो जाता है, तो इस तरह लेके है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोकोनट ऑयल के बारे में कहा जाता है कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वाकई ऐसा है?
सॉरी आपकी आवाज़ कट रही थी, आप फिर से बोलेंगे? कोकोनट Heart ऑयल के health बारे में लिए? कहा जाता है कि जी हार्ट हेल्थ के लिए। अच्छा, बिल्कुल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। मैंने जैसे बताया कि फाइबर है इसमें, ठीक है। जब फाइबर आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी Right. बॉडी से गैर ज़रूरी मादनियात को वॉश आउट कर देता है या उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी का कोई दिल का आर्ज है, तो जो भी चीज़ फाइबर रिच होगी वो आपको इन तीनों चीज़ों में कॉन्ट्रीब्यूट करी होगी, हेल्प आउट करी होगी ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। ओके, तो प्रेग्नेंट खवातीन इसको ले सकती है? बिल्कुल ले सकती हैं, प्रेग्नेंट खवातीन इसको ले सकती हैं। और प्रेगनेंसी में जनरली ये इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि जिसका पानी है नारियल का वो बड़ा एल्कलाइन होता है। जिन लोगों को बहुत कांस्टेंट नौजिया रहता है या जो बहुत ज़्यादा खा पीने, तो वो नारियल का पानी बड़ा सूदिंग इफेक्ट दे रहा होता है। और बच्चों के लिए ये मुफीद है या नहीं? बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन टेस्ट डेवलप कराने की बात है। कुछ बच्चे आराम से उसको चू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसे मैंने मेंशन किया कि आप उनके दलिए में उसको ऐड कर दें और बारीक काट के या बिल्कुल उसको पाउडर फॉर्म में करके, या फिर आप उसको कस्टर्ड में ऐड कर दें, किसी मीठे में ऐड कर दें, तो वो चीज़ जो है वो बच्चे ईजिली कंज्यूम कर लेंगे। बट हर चीज़ के लिए जैसे एज अ डॉक्टर आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स के बच्चों को आपको टेस्ट डेवलप कराने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 5-6 साल उन्होंने कुछ खाया नहीं और अचानक से आप उनको नारियल देना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ उनके लिए मुख्तलिफ होती है। अच्छा, और डॉक्टर जहाँ साहब, बच्चों की बात, जी कंटिन्यू कीजिए। मैं इसमें एक और चीज़ है, कोकोनट ऑयल जो है ना, जिनको बहुत ज़्यादा एक्जिमा होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है, उसमें भी बहुत से लोगों को कोकोनट ऑयल जो है उसकी एप्लीकेशन रिलीफ देती है। अच्छा, तो इट्स अ skin के डिस्क्लेमर कि ऊपर- ये ट्रीटमेंट नहीं है, बट इट हेल्प्स। स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसको? आप उसको अप्लाई, आप चाहें तो आप उसको जहाँ जो आपके अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तब भी बहुत अच्छा है। इवन बालों के लिए भी जो कोकोनट ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं करने वाला था। हेयर ऑयल जो कोकोनट ऑयल जो बालों में इस्तेमाल किया जाता है, वो कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, तो कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें ये इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अच्छा, तो कोकोनट ऑयल की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, अनटिल अनलेस यू एलर्जिक टू इट। एलर्जी का तो साइन यही होगा द मोमेंट आप अप्लाई करें या कहीं पे भी लगाएं तो वहाँ पे रेडनेस होना शुरू हो जाएगी, आपको इचिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इत्तेदाल में ज़रूर हफ्ते में 2 दफ़ा आप कोकोनट ऑयल का मसाज अपने बालों में आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में ये बता दें, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो कोकोनट ना खा सकते हैं ना इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 चीज़ें हैं, अगर आप एलर्जिक हैं कोकोनट से तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि मैंने जैसे पहले भी बोला, इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, अनटिल और अनलेस आपको कोई एलर्जी है तो आप इसको इस्तेमाल मत करें, चाहे उसका पानी है, चाहे वो खुद उसका गूदा है या खोपरा फॉर्म में है। अदरवाइज़ बहुत कम देखने में आया है कि जो कोकोनट है वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अब्बास साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, नारियल की आफादियत के बारे में बात कीजिए। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें और फिर हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाकर कमेंट करें कि आपको ये इस्तेमाल करने से कितना फ़ायदा हुआ। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कही कि एक्जिमा, अक्सर लोगों को हमने देखा कि उनके सर में एक्जिमा होता है, बहुत खारिश करते रहते हैं, कंघी पकड़कर ज़ोर ज़ोर से, और बाजू में भी एक्जिमा हो जाता है, जिल्द के किसी हिस्से में भी, तो वो भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करके उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अवामी रिलीफ की। तो पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि मुल्क की तारीख का पहला बड़ा प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत अगर किसी दरख्वास्त गुजार के पास शहरी इलाकों में 5 और देहाती इलाकों में 10 मरले तक ज़मीन है तो उसे 15 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा, जो 5 से 7 बरस में वापस करना होगा। कर्ज लेने वाले अफराद को पहले 3 माह तक कोई किस्त नहीं देनी होगी, ताहम बाद में माहाना किस्त 14,000 रुपये अदा करना होगी। इस स्कीम के तहत दरख्वास्तें लेने का अमल शुरू हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप ये अमल कर सकते हैं। अगर अपना घर चाहते हैं, आपके पास 5 या 10 मरले का प्लॉट होना ज़रूरी है और कर्जा लेना चाहते हैं तो फौरी दरख्वास्त दें। दरख्वास्त जमा होने के बाद कुरंदाजी की जाए, कुरंदाजी में आपका नाम निकलेगा तो उसके बाद आपको ये 15 लाख का जो एक कर्जा है वो दिया जाएगा। 10 साल तक आप इसको वापस कर सकते हैं। हुकूमत का ये एक ऐसा इक़दाम है जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि इस बदतरीन महंगाई के दौर में 15 लाख रुपए में 5 या 10 मरले का घर बन सकता है। सीमेंट की बोरी 500-600 रुपये से बढ़कर अब हम देख रहे हैं कि 1500 रुपये तक पहुंच चुकी है। लकड़ी और लोहे की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जबकि सरिये की कीमत 2,62,000 रुपये फी टन बताई जा रही है। 15 लाख रुपए में घर की तामीर किस तरह से मुमकिन होगी, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर हैं जी सिकंदर इकबाल साहब। सिकंदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सिकंदर इकबाल साहब, आजकल की
जो महंगाई का दौर है, पहले तो इस हवाले से भी जानेंगे कि क्या 15 लाख में घर बन सकता था। नहीं, इससे पहले ये बताइएगा कि इस स्कीम की कितनी अहमियत है और कितना मुस्बत इकदाम है ये? नहीं, मुस्बत इकदाम तो है और स्कीम की अहमियत ज़रूर है, क्योंकि हमारे यहाँ घरों की कमी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी जो आबादी जिस तरह बढ़ रही है उस तरीके से घर कम है, तो घरों की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत तो है हमें। अच्छा, अब इसमें यह है कि डेफिनेटली एक्सपोर्ट है, जिसके पास कुछ फ़ंड्स हैं, कमी है, तो वो यहाँ से फ़ंड्स को लेकर पूरा कर सकता है। अच्छा, अब घर के दो हिस्से हैं, एक तो है कि घर की एक तो नेसेसिटी है और एक लग्जरी है। तो इसमें लग्जरी तो नहीं है, नेसेसिटी को हम डिस्कस करते हैं अभी कि नेसेसिटी कितने हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है वो आपकी नेसेसिटी पूरी करने के लिए दे रही है, लग्जरी के लिए नहीं दे रही है। अगर आपको लग्जरी ऐड करनी है तो फिर आपको अपने फंड्स के उसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें डिवाइड किया गवर्नमेंट ने रूरल और अर्बन पार्ट्स को ना, क्योंकि रूरल और अर्बन में कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, लेबर में भी और मटेरियल कॉस्ट में भी। जी। तो अब उन्होंने कहा कि अगर आपका अर्बन में आपका 5 मरले तक का और रूरल में 10 मरले तक का, तो हम अर्बन को डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा, अब उसमें 5 मरला अपर लिमिट है, इससे छोटा प्लॉट अगर आपके पास है 2.5 मरले का, 3 मरले का, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो 2.5-3 मरले में फिर भी फीजिबल है, 15 लाख में बन जाता है घर। 5 मरले का ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप 5 मरले में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कवर्ड एरिया कितना रखना चाह रहे हैं ना, आप कवर्ड एरिया थोड़ा कम कर लें अपना। अच्छा, हम छोटे से छोटे यूनिट की बात करते हैं, 2.5 से 3 मरले के घर की, जिसमें बेसिक नेसेसिटी आपकी कवर हो जाती हैं। बेसिक नेसेसिटी क्या है? एक आपका लिविंग एरिया होगा, लाउंज होगा, सिटिंग एरिया होगा, एक आपका किचन होगा, एक आपका बेड होगा, एक उसके साथ अटैच बाथ होगा। ये आपका छोटा सा एक घर होगा, सिंगल स्टोरी घर। हम डबल स्टोरी की बात नहीं कर रहे। 15 लाख में बन सकता है 3 मरले का, 2.5 मरले का घर सिंगल स्टोरी के साथ। अच्छा, उसमें आपके घर की कंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट्स हैं, एक उसका ग्रे स्ट्रक्चर है और एक उसकी फिनिशिंग है। तो इसमें हमारी जो मेजर कॉस्ट है वो ग्रे पे ही आ रही होगी, क्योंकि फिनिशिंग मैंने कहा कि ज़्यादा लग्जरी की तरफ हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल अपनी बेयर मिनिमम के अंदर रह के चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो ये जो फंड्स गवर्नमेंट दे रही है ये बेयर मिनिमम है, ये बिल्कुल आप कह लें कि बिल्कुल आखिरी लोअर लिमिट के ऊपर हम स्टैंड कर रहे हैं, उसके अंदर हमने इसको मैनेज करना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप कह लें कि आपको देखना पड़ेगा, प्लॉट की भी सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वो कैसी है। आपका प्लॉट जो है वो रोड से ज़्यादा डाउन ना हो, रोड के लेवल पे हो, क्योंकि जितना वो डीप होगा उसको भरवाने में इतना खर्चा, उसकी फिलिंग उतनी ज़्यादा होगी, फिलिंग भी ज़्यादा होगी, बुनियादों में भी खर्चा ज़्यादा आएगा, ईंटें ज़्यादा लगेंगी। तो आपने ये देखना है कि आपका प्लॉट भी लेवल पे हो, कम से कम बिल्कुल चेंज डाउन हो, इससे ज़्यादा ना हो। अक्सर प्लॉट 4-5 फुट डीप होते हैं, उस पर 6-7 लाख से नीचे लगता है। एक बात तो ये बताइएगा कि इस स्कीम के तहत किस कैटेगरी को कैटर करने की कोशिश की गई है? बिकॉज बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास नहीं है अपनी ज़मीन, 5 मरले। देहातों में तो शायद फिर भी लोगों के पास 10 मरले ज़मीन हो, शहरों में 5 मरले ज़मीन भी मेरे ख्याल से लग्जरी है आजकल के दौर में। हाँ, 5 मरला भी कहीं अगर आप कह लें कि कम से कम भी रेट अगर कहीं पे है तो 2 लाख रुपये मरला तो रेट है मिनिमम भी, तो 10 लाख तो उसको कम से कम लैंड के लिए चाहिए। तो मैं इसको देख रहा हूँ 3 मरले 2.5 मरले के हिसाब से, मैं इसको 5 मरले के लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं देख रहा, लेकिन 2.5-3 मरले वाले लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। 2.5-3 मरले का 1 स्टोरी घर सिंगल बन स्टोरी जाएगा, घर, बेसिक यूनिट, लेकिन वो ग्रे स्ट्रक्चर होगा। क्या वहाँ पे सीमेंट वगैरह हो जाएगा 15 लाख? जी, ग्रे स्ट्रक्चर पर फिनिशिंग भी हो जाएगी। फिनिशिंग में आपकी जो चीज़ें आ जाएंगी, लाइट्स आपकी जो SMD लाइट्स होती हैं आपकी 5 वाट 7 वाट की, वो आ जाएंगी, आपके फैंस आ जाएंगे, आपके जो है ना वो आपकी वॉशरूम की जो बेसिक फिक्सचर्स होते हैं आपके वो आ जाएंगे। आपको मोड नहीं लगाएंगे, आप बेसिक इंडियन WC जैसे कहते हैं पुराने जो चलते थे वो करेंगे। खिड़कियाँ आप एल्यूमिनियम की नहीं लगाएंगे, आप विंडो आयरन की, लोहे की जो होती थी पहले जो चलती थी, वो सेफ्टी ग्रिल भी वही होगी और विंडो के तौर पे वही एक्ट करेगी। अब नए घरों में जो लग्जरी घरों में तो ऐसे होता है, पीछे एक सेफ्टी ग्रिल होती है, आगे एल्यूमिनियम या UPVC की विंडोज़ होती हैं, तो वो चीज़ें डेफिनेटली नहीं हो सकेंगी। दरवाजे आपको बिल्कुल सस्ते जो होंगे, प्लाईवुड के दरवाजे, हल्के दरवाजे, उस पर जाना पड़ेगा आपको। आप वुडन सॉलिड वुड के दरवाजे नहीं बना सकते इस प्राइस के अंदर। अच्छा, उसके बाद आपका फ्लोरिंग मेजर कॉस्ट होती है घर में। अब टाइल जो है ना वो एक लग्जरी है, टाइल में फिर टाइल के साइज भी एक लग्जरी है, कितना बड़ा टाइल आपने लगे, जितनी बड़ी टाइल करते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इंपोर्टेड टाइल्स तो हम लोकल मटेरियल्स में जाएंगे इसके अंदर। सीमेंटेड हाँ नहीं, आप मार्बल लगा सकते हैं, आप मार्बल पे जाएं, लेकिन मार्बल भी एक बार अगर हम इतने लोकल मटेरियल पे जाएंगे और इतनी वो बेसिक उस पे जाएंगे तो वो पायदार कितना रहेगा? ज़लज़ला आते ही घर गिर जाएगा। नहीं, आप पायदारी आपने इंश्योर करनी है। देखें, आप फिनिशिंग पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिनिशिंग कल को आप चेंज भी कर सकते हैं। कल को आपके पास फंड्स आ गए तो आपके पास ऑप्शन है, आप फ्लोरिंग चेंज कर लें, आप दरवाजे घर के चेंज कर लें, खिड़कियाँ चेंज कर लें, लेकिन आपको जो ग्रे स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, उसमें आप ग्रे स्ट्रक्चर पे पैसे अपने लगाएं और फिनिशिंग थोड़ी सी हल्की करके रहने के काबिल बना के रहना शुरू कर दें। और बाद में आपकी जब इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो, आपके पास थोड़े से फंड्स आएँ, तो फिर आप घर की चीज़ें थोड़ी सी आस्ता आस्ता उसको अपग्रेड करते जाएँ अपने फिनिशिंग को। तो इस तरीके से आप उसको प्लान कर सकते हैं।
तो अब मैं जैसे बता रहा था आपको बुनियादों से किचन में कोई कैबिनेट्स वगैरह नहीं लग सकते, कैबिनेट्स वगैरह नहीं होंगे इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक सा घर, बस वो बेसिक ऐसे ही स्ट्रक्चर, आप एक अपनी simple कि वो लोग कि जो बगैर किसी छत के या जिनके पास घर है नहीं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, तो एक मेरे रहने ख्याल के से ये उसका उनके फायदा लिए आप होता है। बता रहे हैं, वो जो खाना बदोश होते हैं ना, हाँ, ये उनके इस लिए तरह घर जिनको एक छत चाहिए कि यार हमें गर्मी सर्दी बारिश हाँ, मौसम बचने हर के तरह के लिए। बचने के लिए कुछ एक सेफ्टी लेकिन उनके पास 5 मरले का प्लॉट कहाँ से आएगा? अब प्लॉट के लिए ये अब है क्या गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च करे कि पहले प्लॉट ले सकें वो, उसके बाद जो है ना वो इस पे सवाल ये है ना, आप देखिए वो अब मेरे पास प्लॉट नहीं है फॉर एग्जांपल, और मुझे घर बनाना है, तो मैं तो इसके लिए वो ही नहीं हूँ, मतलब मेरा तो नाम ही नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे प्लॉट भी शो करना पड़ेगा अपना। बिल्कुल ऐसी इसमें यही है कि फिर कुछ लोग इसको अपने घर जहाँ पे रह भी रहे हैं, कुछ इसको रेनोवेशन एक्सटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट बनाया हुआ है, अच्छा, थोड़ा वो उसको extension दिखा करना सकते हैं, चाह रहे ओके, हैं, ओके। तो उनके लिए भी है कि वो भी इसको मिडिल क्लास जो हैं, जो अगर उनके पास 5 मरले का प्लॉट है, उन्होंने अभी एक कमरा डाला था, एक कमरा वो कहते हैं बाद में डाल लेंगे, अगर डबल स्टोरी घर अच्छा, अगर वन स्टोरी घर बनाना हो, थोड़ा सा बहुत लग्जरी नहीं, लेकिन मिडिल क्लास घर जो होता है कि रिप्रेजेंटेबल, उसके लिए कितने पैसे लगते हैं? 5 मरले की बात 5 मरला 5 मरले का घर इस वक्त जो अच्छा घर है, मैं वहाँ से चलना शुरू करता हूँ, जो लग्जरी घर जिसे हम कहते हैं, डिजाइनर हाउस जिसे कहते हैं, वो कोई करोड़ सवा करोड़ में बनता है, लग्जरी घर डबल स्टोरी। अच्छा, उसको हम थोड़ा सा सिंपल लेकिन ये भी सिकंदर इकबाल, आप किसी बैकवर्ड एरिया की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वहाँ पे लग्जरी घर को करोड़ जमीन छोड़कर किसी अच्छे इलाके की अगर आप बात कर लें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अच्छा, कंस्ट्रक्शन अच्छा, ठीक है, सिर्फ जमीन construction डालेंगे बता तो रहे फिर तो ये चले जाएगा 2.5 करोड़ तक, जी, 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 बिल्कुल, तो सही से। करोड़ सवा करोड़ का तो प्लॉट आएगा अच्छे पोश एरिया में। सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूँ, करोड़ सवा करोड़ में आपका अच्छा घर बन जाता है। अच्छा, इस डबल स्टोरी है, इसको सिंगल स्टोरी पे ले जाएं तो ये 50 से 55 लाख में आपका बन जाएगा। अच्छा, उसको थोड़ा सा मीडियम किस्म की फिनिशिंग पे लेकर आए तो 70 से 80 लाख में आप डबल स्टोरी कर सकते हैं उसको। तो वो आप जैसे जैसे अपनी फिनिशिंग को करते जाएंगे कम, तो आप उसको अपने बजट में लेकर आ सकते हैं। तो अगर हमने सही लग्जूरियस बनाना हो तो वो आपने कहा है कि 1.25 करोड़ तक बन करोड़ से जाएगा। 1.25 करोड़ के दरमियान आप 5 मरले के घर इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जा चुकी है, तो इसलिए 5 मरले के लिए तो मैंने आपको पहले कहा था कि ये बहुत मुश्किल है 15 लाख के अंदर। 3 मरले के अंदर गुजारा हो सकता है बिल्कुल बेयर मिनिमम के साथ, बिल्कुल बेसिक एक चीज़ जिसके बाद कुछ नहीं है, वो जाके इसको बना के तो रहना शुरू कर सकता है। चलिए सिकंदर, हम आपको वो एक ऑप्शन देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 15 लाख रुपए मिल गए और आपने घर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे उस घर को, किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे? अच्छा, मैं वही उसको प्लान इस तरह करूँगा, मैं अपना एक्सकवेशन और जो मेरी बुनियादें हैं उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा विद इन 2 लाख के अंदर मैं उसको नीचे मैनेज करूँ, अपना सब स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं ना, जो ज़मीन के नीचे चला जाना है जी। उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं ईंटें जो है ना, मैं अव्वल पे नहीं जाऊँगा, अव्वल ईंट पे नहीं जाऊँगा, मैं 2 ईंट पे जाऊँगा और साथ खिंगर ईंट जिसे कहते हैं ना, ओवरबर्न जो ब्रिक्स होती है उसको यूज करूँगा। 2 मिनट क्या होती है यहाँ? 2 मिनट जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, और उसकी जो शेप होती है, वो उसकी फिनिशिंग जो होती है वो बहुत आइडियल नहीं होती। मतलब बी कैटेगरी की आप कह रहे हैं? बी कैटेगरी से हम कहते हैं ना, आम हम एक लैंग्वेज में सवाल मेरा यहाँ पे लोग कहते हैं कि अब ईंटों से सस्ती चीजें ब्लॉक्स आ गई है, ब्लॉक तो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। इसे ईंट देखें ना, ईंट तो क्ले है, मिट्टी से बन रही है, लोकल मटेरियल है, वो सीमेंट है, वो सीमेंट है, उसमें आपका सीमेंट भी है, बजरी है, आपकी सैंड है उसके अंदर, लेकिन उसका साइज भी तो बड़ा होता है। साइज बड़ा है, लेकिन उसको जब ओवरऑल हम एरिया के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तो मैं पर यूनिट स्क्वायर फुट की बात कर रहा हूँ, वो महंगा ही पड़ेगा आपको ब्रिक से। हमारे एरिया में ब्रिक सस्ती पड़ती है। आपने 2 लाख में पंजाब उसकी के अंदर। बुनियादें बना ली। हाँ, 2 लाख तक आपने बुनियाद बनानी है उसकी। बुनियाद तब 2 लाख में बनेगी जब आपके एक तो ये प्लॉट बड़ा लेवल हो, कोई इसमें फिलिंग ना करनी पड़े, आप सिर्फ 2 फुट नीचे जाएं ज़मीन से, क्योंकि आप डबल स्टोरी पे नहीं जा रहे, सिंगल स्टोरी पे जा रहे हैं। अगर डबल स्टोरी पे जाएंगे फिर आपको ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा बुनियादों में। सही। फिर आपकी ज़मीन भी अच्छी हो, ज़मीन भी ऐसी हो, तो बाद में अगर मूड बन जाए डबल स्टोरी करने का, पैसे आ जाए तो फिर आपको थोड़ी सी प्रोविजन रखनी पड़ेगी इसी स्टेज पे। फिर आप थोड़ा सा उसकी बुनियाद को 2.5 से 3 फुट तक ले जाएं, ताकि कल को अगर आपने एक्सटेंशन का प्लान आपका है। अच्छा, 13 लाख 13 लाख बाकी बच गए ना, 2 लाख का वो आप बता रहे। अच्छा, आपने ये देखना है कि आपकी ज़मीन भी अच्छी हो। अक्सर हमारी कुछ सोसाइटी ऐसी जहाँ पे रेतली और दरियाई ज़मीन है, तो वहाँ पर आपको बुनियादों में सरिया भी डालना पड़ता है, आपको प्लिंथ बीम एक डालनी पड़ती है मजबूती के लिए। आपके सिर्फ ब्रिक की फाउंडेशन से गुजारा नहीं होता वहाँ पर, तो आपकी बड़ी चीज़ें आइडियल होनी चाहिए, प्लॉट भी लेवल हो, ज़मीन भी अच्छी हो। ज़मीन अक्सर ज़मीन के ऊपर फिलिंग हुई होती है, खाली प्लॉट देख के लोग अपना कूड़ा करकट कचरा डाल देते हैं, अपना साफ करवाने का भी खर्चा आ जाता है, खर्चा भी आता है, और वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, आप उसके ऊपर बुनियाद नहीं रख सकते। देखने में लगे प्लॉट आपका जी लेवल है, लेकिन पता चले जी 3 फुट तक तो कचरा ही था उसके अंदर, वो सारा आपको निकालना पड़ा, तो फिर जाकर पक्की ज़मीन आई, फिर पक्की ज़मीन से भी नीचे आपको 2 फुट जाना पड़ेगा, फिर वो दोबारा फिर नीचे से फिर ऊपर आना पड़ेगा, तो वो ईंटें तो बहुत ज़्यादा लग जाएंगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो सिकंदर लग रहा है 15 लाख में मुमकिन नहीं है। बड़ा आइडियल, बहुत आइडियल सिनेरियो में, खड़ा होगा, आइडियल सिनेरियो में आप ये कर सकते हैं। आपको हर चीज़ में बड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हुकूमत के लिए ये मुमकिन था कि हुकूमत अगर बने बनाए कॉटेजेस या कोई फ्लैट टाइप वही अगर वो दे देते? हाँ बिल्कुल, अगर मैस स्केल पे कंस्ट्रक्शन हो, अगर इकट्ठे घर बन रहे हो, तो फिर जो है ना वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी कम हो जाती है। हम लोगों ने कई
अब तो देखा है कि जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं ऑलरेडी वहाँ पर तो अब अपार्टमेंट सिस्टम आ गया, वो इसी तरह से तो अगर इसी तरह से कोई अपार्टमेंट हो सकता है, सिंगल बेड अपार्टमेंट ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। वही बात है कि इकट्ठी कंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें रेट आपका कंस्ट्रक्शन का, आपका लेबर कॉस्ट, आपका मटेरियल कॉस्ट कम हो जाते हैं। अगर इंडिविजुअल एक बंदा बना रहा है तो उसको, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता अभी तक ट्रेंड यही है कि लोग चाहते हैं कि अपना घर हो, लोग अभी तक उस तरह विलिंग नहीं है अपार्टमेंट में मूव करने में, फ्लैट्स में मूव करने में। हमारे यहाँ जितने किराए बढ़ चुके हैं ना और जितने एक्सपेंस मुश्किल हो चुके हैं, जिंदगी हालात बहुत मुश्किल हो गई है, बिल को डालकर, ग्रॉसरीज को डालकर, बच्चों की स्कूल की फीस को डालकर, अब बस दिल करता है कि बस अपना छत हो, चाहे फ्लैट ही मिल जाए। लेकिन जो हालात चल रहे हैं इसमें दुआ तो ये है कि तमाम जो लोग किराएदार हैं उनको परवरदिगार अपना घर अता करे। तो जिन्होंने भी 15 लाख में अपना घर बनवाना है वो सिकंदर से रब्ता कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके आपको बनाई देंगे। और वैसे हमने सिकंदर इकबाल साहब से जो गुफ्तगू की है तो इब्तदाई तौर पर तो यही लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल से ज़्यादा पॉपुलर मूव है, तो जी थोड़ी इसकी प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। जिन लोगों के पास घर नहीं है, पैसे जो है ना वो आपने खुद से जमा करके उसके बाद आपने अप्लाई करना, तो फिर आपका घर बनेगा। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। जो खबर शामिल करेंगे मंकी पॉक्स के हवाले से, तो पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट होने से हालिया इमरजेंसी के बाद मंकी पॉक्स के केसेस की तादाद 4 हो गई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 47 साला मुतासरा शख्स का ताल्लुक पेशावर से बताया जा रहा है, जो खलीजी ममालिक से आया था और 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने इसकी इलामात को पहचान लिया था और इसे आइसोलेट किया था। डॉक्टर मुख्तार जो हैं उनके मुताबिक ये कहना है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है और मंकी पॉक्स से बचाव के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वफाक और सूबे मिलकर ये तमाम इकदाम करें इस बारे में, और बहुत ज़रूरी है मंकी पॉक्स से अपनी तमाम तरह आवाम को बचाना। वजारत सेहत लम्हा बलम्हा हर सूरत इस सारी सिचुएशन की मॉनिटरिंग कर रही है। बिल्कुल, और साथ ही साथ इस बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है वो ज़्यादातर एहतियात बरतें, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस मर्ज़ को लेकर अगर हम बात करें। और फिर चूँकि कंटेजियस है तो बिल्कुल जी, जिनमें भी बुनियादी अलामात आप देखें उनसे थोड़ा फासला इख्तियार करें। तो चूँकि हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं तो फिटनेस के हवाले से भी बात करते हैं। सेहत और फिटनेस नाजरीन साथ साथ ही चलते हैं। तो योगा बुढ़ापे में जिस्मानी और जहनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए एक इंतहाई मुफीद और मौसर तरीका है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिस्मानी और जहनी सेहत में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, पट्ठों की कमज़ोरी, जोड़ों की दर्द और जहनी दबाव जैसे मसाइल सामने आते हैं। ऐसे में योगा ना सिर्फ जिस्मानी लचक और ताकत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है बल्कि जहनी सुकून और मतवाज़न तर्ज ज़िंदगी को भी बरकरार रखता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नईम साहब जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। तो योगी साहब कैसे हैं आप, और हमें बताएं कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं यानी 60-70 प्लस, माजरत अगर उनको बुरा लगे लेकिन आम ज़बान में उनको बुजुर्ग ही कहा जाता है, तो उनके लिए योगा कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कर सकते हैं और ज़रूर करनी चाहिए, क्या सीन है? बहन अल्लाह का बड़ा करम है, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। और इसमें योगा इंसान की 120 साल उम्र बताता है कि हर इंसान की 120 साल उम्र है। 120 साल और 60 साल की उम्र में जवानी शुरू होती है। वाह वाह। और अगर 60 साल ये तो आपने बहुत खुश कर दिया नईम साहब, ये तो आपने बड़ा खुश कर दिया लोगों को। 60 साल में जवानी शुरू होती है, जवानी शुरू योगा के मुताबिक। और हमारी तो 50 साल के बाद बोनस शुरू होता है। अगर 60 साल में आप बूढ़े हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो फिटनेस के जो असूल हैं उनको नहीं अपनाया ज़िंदगी में। और बुढ़ापा, योगा ये बताता है कि आपका बुढ़ापा आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जुड़ा है। अगर आपकी कमर फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप बूढ़े हो चुके हैं, एज आपका एक डिजिट है। अच्छा, अगर आपकी कमर फ्लेक्सिबल है तो आप बूढ़े नहीं हुए, आप कोई भी एज में हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को देखते हैं को जिसकी मूवमेंट कम हो जाती है वही बूढ़ा होता है, तस्वर होता है, जिसमें बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफ हो जाते हैं, आप झुक नहीं सकते, आप साइड पे बैंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब होता है कि बुढ़ापा शुरू हो चुका है। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होते। और फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक योगा ये बताता है कि सिर्फ जिस्मानी वर्जिश के साथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक आपकी दिमागी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। जो लोग दिमागी तौर पर फ्लेक्सिबल होते हैं वो देर तक फ्लेक्सिबल रहते हैं फिजिकली भी, और जो लोग दिमागी तौर पर स्टिफ होते हैं, अड़ जाते हैं बातों पे और पाल लेते हैं, दुख पाल लेते हैं और उनसे निकल नहीं पाते को साथ लेकर चलते तो वो जिस्म जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। योगा के मुताबिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जितनी ट्रैफिक होगी, नर्वस सिस्टम बूढ़ा होता है, नर्वस सिस्टम के बुढ़ापे से जिस्म बूढ़ा होता है। अगर नर्वस सिस्टम आपका प्योर है, उसमें कोई आपको वायरस नहीं है, तो आप बूढ़े नहीं होंगे। ये बड़ी खूबसूरत बात की नईम साहब आपने। तो अब बताइएगा कुछ मुद्रास, कुछ एक्सरसाइजेज कि हम अपने नर्वस सिस्टम को फ्लेक्सिबल कैसे रखें। योगा के मुताबिक जो इसकी नर्वस सिस्टम की प्योरिटी है उसके लिए एक टेक्निक है जिसको कायाकल्पा कहते हैं। कायाकल्पा, कायाकल्पा
काया पलटना। आप बूढ़े हो चुके हैं जी, छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं, काया की कलाबाजियां लगा दे। काया कल्पा के लिए जो है वो एक छोटी सी टेक्निक, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके जिस्म में थकावट बहुत होती है तो कोई मुश्किल आपने किसी किस्म की वर्जिश नहीं करनी, उससे मसल्स टूट जाते हैं। जब आपके मसल्स हार्ड होते हैं और आप उनको लचकदार बनाने की कोशिश करते हैं और जोर आजमाई करते हैं तो उससे आपके जिस्म के ऊपर मसल इंजरी आती है, इंटरनल मसल इंजरी, और फिर वो पेन्स आपके साथ चलती हैं, वो हर वक्त आपके जिस्म में दर्द, और आप कहते हैं मैंने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की है इसलिए शायद खलियाँ पड़ गई हैं, उसको हम खलियों का नाम दे देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो मसल इंजरी हो चुकी होती है। सही। तो उसके लिए एक तो याद रखिएगा कि बुढ़ापे में कभी भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, हल्की हल्की मूवमेंट्स करनी है, मसल्स को यूज टू करना है। उसमें एक टेक्निक है कायाकल्पा की कि आप सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों एड़ियाँ ऊपर उठा लें, पंजों पे आ जाएं, सही, बच्चों की तरह, बॉडी सीधी रखें, हाथ नीचे की तरफ हों, पंजे पे आके आपने अपने जिस्म को एकदम ढीला छोड़ना है और एड़ियाँ आपकी फ्लोर पे टच हों झटके से। तो गिरोगे नहीं आप? जर्क देनी है, झटका देना है। कुछ झटके जो हैं ये इंसान के लिए एक नेमत के बाइस हैं, जैसे कि हमें छींक आती है तो हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। वो छींकना जो है वो एक ऐसा झटका है जो नर्वस सिस्टम को प्योर करता है। जैसे कहते हैं कि छींक ना आए तो वो क्लॉट आ जाता है। यस, वो कहते और हैं कि छींक आपका को जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहिए। और फालिज वाला सिलसिला जो है ना, ये छींक खत्म करती है जी। और याद रखिएगा कि अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप वक्फे से अपने जिस्म को झटका दिया करें नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम पे जब मतलब छींक के किस तरह से? नहीं, एड़ियाँ नीचे मारनी है आपने, सीधे खड़े होके पंजों पे खड़े होके अपने एड़ियों को ऊपर उठाना है और एकदम जिस्म को ढीला छोड़ के नीचे आना है। एड़ियाँ नीचे जब टच होंगी तो आपके दिमाग तक आपका झटका लगेगा। फिंगर्स पे आपने सारा अपना जो सारा टोज पे आ जाना है, टोज पे आ जाना है और एड़ियों को ऊपर उठाना है, एड़ियों को ऊपर उठा लेना है, दोनों एड़ियों को ऊपर उठा के फिर अपने जिस्म को ढीला छोड़ के एकदम नीचे आपने एड़ियों को नीचे गिरने देना है, मतलब लूज कर देना है। पॉइंट लगा लेनी है, हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। एड़ी जब दोनों एड़ियाँ जब नीचे लगती हैं तो इससे आपके 5 दफ़ा करने से आपकी पूरी थकावट उतर जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राइव करके आए हैं और आप बहुत थके हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए थके हुए हैं, सिर्फ 5 टाइम ये कर लें, आपकी पूरी थकावट खत्म हो जाएगी। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और जिस्म को ढीला छोड़ देना है, ढीला छोड़ के पंजों पे खड़े होकर एकदम एड़ियों को नीचे मारना है। सही, ठीक है। लेकिन नहीं सर, अगर वो बुजुर्ग जो खड़े ही नहीं हो पाते, जिनके मतलब इतनी स्टिफनेस है, तो वो कोई ऐसा जो बैठ के एक्सरसाइज? हाँ बिल्कुल, उसकी तरफ भी आ रहे हैं। सही। एक ब्रीदिंग है, अब जर्क्स की बात हो रही है ना, जी जी। तो एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है सातानामा। सातानामा, जी जी। सातानामा प्राण जो है बेसिकली ये बुढ़ापे को रिवर्स करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप जवान रहें ये तो तो आप अपने सांसों में झटके पैदा करें। 4 स्टेप्स में लेना है आपने। अच्छा। 4 जर्क्स के साथ सांस लेना है। ये हम आपके साथ ही करते हैं अभी। 4 जर्क्स के साथ निकालना है। हम प्रैक्टिस करें जरा। ये देखिए, जवान मैं रेडी। अच्छा, ओके, इनहेल भी इस तरह करना है और एक्सहेल 4 स्टेप में सांस को लेना है, 4 स्टेप्स में निकालना है। तो आसान है, ये आसान है। ये हर आप लेटे हुए भी कर सकते हैं। ये इतनी बेहतरीन ब्रीदिंग है कि इससे आपको कभी भी जो है वो कोई क्लॉट आने का खदशा, नर्वस सिस्टम आपका प्योर रहेगा। आप इसको करने से आपके एक ज़हनी सुकून बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेस कम होता है इसके करने से। याद रखिएगा कि जो स्ट्रेस है ये सबसे बड़ा बुढ़ापे का कारण है। अगर आप परेशान रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो हर बंदा हर वक्त परेशान और परेशानी जो है, देखें सबसे बड़ी परेशानी रिश्तों की परेशानी है। अगर आपके घर में आपका सेटलमेंट नहीं है, आपके घर में आपके कोई भी रिश्ता आपका डिस्टर्ब है, तो आप कभी भी जो है वो रिलैक्स नहीं हो सकते। तो रिलैक्सेशन का राज आपको जो है वो रिश्तों को जोड़ना है, अपने रिश्तों को बचाना है जो आपके करीबी हैं। तो अगर आप जिससे भी आपका लगाव है, जब वहाँ से आपको बेवफाई होती है तो फिर आप टूट जाते हैं। ओहो, टूटे हुए दिल जाएं कहाँ। गहरी बात किया आपने नईम साहब। तो फिर बुढ़ापा आता है वक्त दिल को जोड़ने के लिए कोई है एक्सरसाइज? एल्फी है। तो दिल को जोड़ने के लिए जो है वो आपके इर्द गिर्द के लोग नहीं, अपने आप को इंसान क्या योगा से इंसान अपने आप को अपनी ब्रेन ट्रेनिंग कर सकता है कि इफेक्ट ना करे चीजें उसको? बहुत जवान रहने के लिए एक ही वजह है, और बुढ़ापा भी उसकी वजह है कि अगर आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे हैं तो आप जवान रहेंगे, इर्द गिर्द के लोग आपके स्ट्रेस देने वाले हैं तो आप बूढ़े हो जाएंगे। तो आपने चूज करना है कि आपने कहाँ पे रहना है, इनके साथ रहना। आपने अपनी जो बैठक है उसको चूज करना है। इवन नहीं सब अपनी थॉट्स को भी
कि आपको जो नेगेटिव थॉट आ रही है उसको हम पॉजिटिव थॉट के साथ अगर बदल दें तो ये भी नहीं, बहुत साहब, अच्छा जो है। आपने जोड़ने की बात की ना, उसका मैं बताता हूँ कि योगा ये कहता है कि जिस इंसान का सांस कंट्रोल में है उसका दिमाग कंट्रोल में है, जिस इंसान का सांस कंट्रोल में नहीं है उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। अच्छा। अगर आपने दिमाग पे काबू पाना चाहते हैं तो अपनी सांसों को कंट्रोल में कर लें। जैसे कि आप लंबा गहरा सांस लें, आप उसको अपनी मर्जी से निकालें आहिस्ता आहिस्ता। ये आपको रिलैक्स करता है, ये चीज तो मैंने देखी है। आपकी तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। नईम साहब, बस छोड़ दें सांस, अब देखने वालों को और भी सवाल चाहिए। नईम साहब बता रहे हैं कि उनका नईम ब्रेन साहब कितना इतना- कंट्रोल में है। नहीं, इतना लंबा सांस रोक लेते हैं आप? रोका नहीं है, ये रोक रोक के निकालना ना? नहीं, रिदम में आपकी सांस कंट्रोल में है। आपने देखा जब गुस्सा आता है तो सांसें फूल जाती हैं, हाँ। सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो दिमाग का गहरा ताल्लुक आपकी सांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपनी सांसों पे फोकस हार्ट करें, के साथ है बेसिकली, सांसों पे हार्ट फोकस करें। पंप करता है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि हम अक्सर ख़वातीन जो हैं जब बुज़ुर्ग हो जाती हैं तो उनके एक तो घुटनों में बहुत पेन होता है और शोल्डर्स में, तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज? शोल्डर्स के लिए एक बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज बताता हूँ जो लेटे हुए भी कर सकते हैं जी। और बैठे हुए भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, अपने दोनों अंगूठे पकड़ लें ऐसे और बाजू सीधे कर लें शोल्डर Like लेवल पे जी, और आहिस्ता आहिस्ता इनको घुमाना शुरू करें। सिर्फ रिस्ट जॉइंट आपके मूव करें। जॉइंट्स के नहीं? जी, रिस्ट जॉइंट, बाजू आपके सीधे हैं, देखिए। ये शोल्डर्स के लिए? जी। अच्छा, बाजू नहीं मूव नहीं होने चाहिए? जी, सिर्फ आपके रिस्ट जॉइंट मूव करें। पहले क्लॉकवाइज घुमा लें और फिर एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये शोल्डर्स के लिए? जी, आपकी अपर बैक और शोल्डर, ये पूरे शोल्डर से लेके आपके उंगलियों तक के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये कितना टाइम तक करना है? 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, और दिन में 3-4 दफ़ा कर सकते हैं। सही। और एक एक्सरसाइज है, अगर आप अपने पूरे शोल्डर्स को मजबूत रखना चाहते हैं तो अपने बाजू सीधे करके हाथों को स्ट्रेच करें अपनी तरफ, ओके, दूसरे हाथ से या और फिर दूसरी साइड से। अब ये स्ट्रेच आपने इस तरह करना है कि जोर नहीं लगाना, झटका नहीं देना, बहुत हल्का सा आराम से। जी, क्योंकि मसल्स इंजरी ना हो जाएंगे। ये बैक जो हमारी नेक है ये भी बड़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। जी, तो इसके लिए जो है वो आप बड़ा अच्छा है कि अपने दोनों हाथ क्राउन पे ले जाएं। ये क्राउन ऊपर जो टॉप है इसके ऊपर ऐसे इंटरलॉक करके अपने चेहरे को सीधा कर लें। चेहरा आपका बिल्कुल सीधा हो, ना नीचे हो ना ऊपर की तरफ हो, आपका चेहरा सीधा हो और चेहरे को फिक्स करके अपने हाथों को सर की तरफ खींचें। आप करके देखें जरा। समझ नहीं आई। चेहरे को फिक्स कर लेना। अच्छा, बाजुओं को फिर ऐसे करें? नहीं, हाथों को सर की तरफ प्रेस करना है। ओके, आपने अपनी तरफ खींचना है, लेकिन चेहरा नहीं हिलना चाहिए। चेहरा नहीं हिलना मैं जरूर प्रैक्टिस करता, मेरी जैकेट की वजह से मैं जरा करने से चेहरा नहीं हिलना चाहिए। चेहरा आपका फिक्स हो जाए। अपने हाथों को खींच के थोड़ी देर होल्ड करें, 5 सेकंड या 10 सेकंड, फिर रिलैक्स कर दें, फिर स्ट्रेच करें, फिर रिलैक्स। सही। फिर ऐसे अपने सर की तरफ हाथों को खींचना है, हाथों को सर की तरफ खींचना है, लेकिन चेहरा हिलना नहीं चाहिए। ये नईम साहब आपकी ये जो बैक, आपके अपर बैक और आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, सर्वाइकल, नेक। जी, सर्वाइकल के लिए बड़ा अच्छा है आपकी सर्वाइकल के लिए। और फिर घुटनों की जैसे आपने बात की, तो घुटनों के लिए लेटे हुए अपने लेग को सीधा करके बिल्कुल एक रॉड की तरह घुटने का जो बैंड है उसको ख़त्म कर लें, रॉड की तरह सीधी कर लें और लेग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाएं, पूरी लेग को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ लेके आएँ। दूसरी लेग को फोल्ड कर सकते हैं। सही। और फिर इसी तरह पहली वाली लेग को फोल्ड कर लें और दूसरी को सीधी कर लें, बिल्कुल एक रॉड, ये जो जॉइंट का जो है ये ख़त्म कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता ये लेग को पूरा ऊपर लेके जाएं। ये बाजू को आप लेग समझ लें। ठीक है जी। हिप जॉइंट की मूवमेंट वो ऊपर लेकर जाए और हिप जॉइंट की मूवमेंट फिर नीचे लेके आए, लेग सीधी रहे, इसमें जॉइंट ख़त्म हो जाए, जो नी जॉइंट है उसको ख़त्म कर देना है। और एक और मैं बात करना चाहूँगा कि बुढ़ापा जो है वो आपके हिप जॉइंट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जब हिप जॉइंट्स की मूवमेंट ख़त्म होती है, आपके कुबड़ापन आ जाता है, तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी फ़ायदेमंद एक्सरसाइजेज आपने बताई। तो अब हम आपको एक सियाती मकाम की सैर करा रहे हैं बलूचिस्तान में जी। पीर गायब की सैर करा रहे हैं। बलूचिस्तान अपने महल वकू और खूबसूरत कुदरती मनाजिर के एतबार से खुसूसी अहमियत का हामिल है।
बोलान के इलाके में वाक़े पीर गायब भी इसी सूबे की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा है। वादी बोलान का ये पुरफजा सयाहती मकाम पीर गायब कोयटा से 90 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। यहाँ पर जा बजा छोटी बड़ी आबशारों से मुज़य्यन चश्मे हैं जिनका पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। दिलकशी में अपनी मिसाल आप, ये इलाका सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखता है। इंसान यहाँ के दिलफरेब माहौल में आकर कुदरत की रानाइयों में खोकर रह जाता है। यहाँ आने के लिए कोयटा सिब्बी रोड से जीप लेना पड़ती है। खजूर के दरख्तों और जड़ी बूटियों से आबाद इस सरजमीन पर पीर गायब के मकाम पर पानी का एक कुदरती चश्मा बरसों से जारी है, जिसके बारे में रिवायत है कि किसी जमाने में पानी की किल्लत के बायस यहाँ के बाशिंदे हिजरत पर मजबूर हो गए तो इसी दौरान एक नेक बुजुर्ग तशरीफ लाए। मकामी बाशिंदों ने उनसे पानी की किल्लत का जिक्र किया तो बुजुर्ग ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और पहाड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा जो आज तक रवां दवा है। बुजुर्ग का मजार भी इस चश्मे के करीब ही मौजूद है। पीर गायब की खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है और अब इसकी तज़ीन व आराइश के बाद इसे सयाहत के लिए मजीद बेहतर बना दिया गया है। तो नाज़रीन, घूमे फिरे पाकिस्तान की खूबसूरती को एंजॉय करें। आज के इस प्रोग्राम से मुझे शहरबानों को इजाज़त दें। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।